जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस स्पेशल क्लास दोस्तों, जिसमें जीएस का निचोड़ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज देख रहे हैं दोस्तों, क्विक रिवीजन तरीके से, मतलब कि आपको पूरी बातों को हम कहानी की तरह ना समझा कर दोस्तों, मतलब तेज़ी से, ऐसा नहीं है कि हम बातों को नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो भी फैक्ट चीज़ें दोस्तों उसी को बता रहे हैं। क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो समय का कम समय में रहते हुए दोस्तों किस तरह से तेज़ी से तैयारी की जाती है वो दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं। क्योंकि जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है, जिनका सिलेबस नहीं भी कंप्लीट है, जिनका अधूरा, ये सभी के लिए दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों हम आपको दो तरीके से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों 50-50% है, मतलब 50% पहले आपको हम थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं और 50% दोस्तों क्या करना है, हमको जो PYQ है वो करवा रहे हैं। तो अब तक दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब पर जो बच्चे नए आए हैं और जिन्होंने दोस्तों जीएस का निचोड़ और बिहार पुलिस का अगर एग्जाम देने वाले हैं और बिहार पुलिस का दोस्तों PYQ नहीं लगाया है, तो दोस्तों हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ पर आपका जीएस का निचोड़ नाम का एक प्ले लिस्ट बना होगा और एक दोस्तों आपका बिहार पुलिस बिहार दरोगा का दोस्तों क्या बना होगा प्ले लिस्ट। तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। वो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अंतिम समय की जो तैयारी होती है दोस्तों उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वो आपका रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। तो आज हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग फिजिक्स कर चुके हैं, ज्योग्राफी कर चुके हैं। ज्योग्राफी में वर्ल्ड और हम लोग का इंडियन दोनों हो चुका है दोस्तों। हम लोग का पॉलिटी हो चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चुका है, साथ साथ उसका PYQ भी दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 1 करें, कोशिश करें कि एक ही पार्ट में वो कवर कर दें। अगर दोस्तों कुछ बच जाएगा तो दोस्तों हम सेकेंड पार्ट आपको करवाएंगे। तो इस पार्ट में दोस्तों हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं हैं, जैसे 5 अवस्थाएं हैं, पाँचों की बात करेंगे हम। ठोस द्रव गैस हो गया, तत्व हो गया, उसके यौगिक मिश्रण के बारे में बात करेंगे, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे, अणुभार हो गया, समस्थानिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सभी चीज़ के बारे में दोस्तों बताएंगे। रासायनिक बंधन क्या होते हैं जानेंगे, ऑक्सीकरण अवकरण क्या होते हैं, अम्ल भस्म क्षार के बारे में बताएंगे, विलयन क्या होता है, कार्बन उसके यौगिक के बारे में बात करेंगे, आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे, धातु के बारे में बताएंगे, मिश्र धातु क्या होते हैं दोस्तों, रेडियो सक्रियता क्या होता है, ईंधन क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है, उर्वरक के बारे में बात करेंगे, विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में, खोजकर्ता और जो खोज है खोजकर्ता दोस्तों, और अंत में दोस्तों हम लोग रासायनिक जितने फॉर्मूले दोस्तों उसके बारे में जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में बिहार पुलिस में बिहार दरोगा से पूछते हैं, उसको देखेंगे। तो इतने सारे टॉपिक है दोस्तों। अगर कुछ टॉपिक छूट गया तो हम बताइएगा, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। लेकिन चलिए हम बिना समय दोस्तों गवाए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे क्या है। तो सबसे पहले जो आप लोग पढ़ते हैं रसायन विज्ञान के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति आपको पता है कहाँ से हुई है दोस्तों, मिस्र से हुई है। मिस्र मतलब इजिप्ट से हुई है। इजिप्ट में जो वहाँ के क्षेत्रीय एक भाषा है दोस्तों कीमिया, क्या है, कीमिया से हुई है। कीमिया के अर्थ क्या होता है, तो काला रंग होता है। इसका अगर कीमिया का अगर अध्ययन करते हैं आप तो कहलाता है केमेटिंग कहलाता है दोस्तों। और इसी जो रासायनिक है, मतलब कि जो रसायन विज्ञान है आपका, जो केमिस्ट्री है, तो ये रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव 3 प्रकार को, द्रव मतलब वही पदार्थ की बात कर रहे हैं, द्रव मतलब यहाँ पर पदार्थ की बात कर रही है, रासायनिक आधार पर। क्योंकि पदार्थ को दोस्तों 2 भाग में बांटते हैं हम लोग। ऐसे आप लोग पढ़ते हैं पदार्थ 3 प्रकार का ठोस द्रव गैस है, लेकिन पदार्थ को हम लोग आपको 2 भाग में बांटकर उसके बाद दोस्तों जो उसका उपभाग होता है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर द्रव को 3 भाग में बांटा है रासायनिक संगठन के आधार पर, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो ये आप याद रखिए, सारी चीज़ की जानकारी आपको देंगे। अब ये तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, तो हम एक नया पेज लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं क्या है। तो आप पदार्थ के बारे में जानते हैं, पदार्थ क्या होता है। तो सिंपल समझिए कि जो चीज़ें आपको दृश्य और अदृश्य, मतलब जो चीज़ें आपके आसपास जो चीज़ें दिख रही है, जो नहीं दिख रही है, वो सभी चीज़ें क्या दोस्तों आपका कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ये हमारा क्या है, एक अपनी भाषा में समझिए। नहीं तो आप अगर जो किताबी भाषा में बोलेगा आपको कि कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो अवरोध उत्पन्न करता है, ये सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पर पदार्थ का दोस्तों आपको डिफिनेशन नहीं लिखना है, डिफिनेशन लिखने का समय आप पर चला गया, 9th-10th में डिफिनेशन लिखना रहता है। बस पदार्थ याद रखिए कि जो चीज़ें आप देख सकते हैं, जो नई चीज़ें नहीं देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब जो चीज़ें देखिएगा, जो नहीं देखिएगा, वो भी उसका स्थान घेरता है, उसमें आयतन होता है, उसका द्रव्यमान होता है, सब चीज़ का होता है दोस्तों। तो जैसे पदार्थ क्या है सर, तो जैसे आपके घर में टेबल हो, कुर्सी होगा, चेयर होगा, सोने के लिए पलंग होगा दोस्तों, गद्दा होगा, जो भी होगा, आप जो लिखते हैं कॉपी कलम पेंसिल दोस्तों, पानी हो गया, तेल हो गया, सब क्या है दोस्तों, पदार्थ का ही रूप है। पदार्थ का ही अलग अलग दोस्तों क्या होते हैं, रूप है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रारंभ में क्या थे। प्रारंभ में जो भी मतलब वैज्ञानिक थे, हमारे भारतीय हो या यूनानी वैज्ञानिक हो, उनका मानना था कि जो पदार्थ है दोस्तों 5 चीज़ से बना हुआ है। आप सुनते हैं कि पदार्थ जो हमारा शरीर है क्या 5 चीज़ से बना हुआ है, तो इस तरह से पदार्थ भी 5 चीज़ से बना हुआ है। किससे बना हुआ है 5 चीज़ क्या है, तो धरती है, जल है, पावक है, गगन है, समीर मतलब हवा, इस चीज़ से बना हुआ है। बाद में एक हमारे प्राचीन काल में एक ऋषि थे, उनका मानना था, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। उनका नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है। उनका नाम था कनाद। कनाद का कहना था कि जो परमाणु है
वो सभी पदार्थों का जो सबसे छोटा कण होता है, जितने पदार्थ हो गए हैं सबसे छोटा कण होता है वो क्या कहलाता है? आपका परमाणु कहलाता है। ये सिद्धांत सबसे पहले किनका कहना था? ये दोस्तों ये परमाणु जो होता है सबसे सूक्ष्म कण होता है। ये दोस्तों कणातक कहना था, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। अब उसके बाद हम बांटते हैं किसको? पदार्थ को बांटते हैं। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। अब जो पदार्थ है आपका, एक मिनट, जो पदार्थ है आपका, ये जो आप पदार्थ देख रहे हैं इसको क्या किए हम? 2 भाग में बांटे। पहला भाग आपका आ जाता है भौतिक। सिंपल हम संक्षिप्त में लिख रहे हैं, अगर आपको कॉपी में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। एक होता है भौतिक, एक होता है दोस्तों रासायनिक। मतलब पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण करते हैं और हम लोग एक रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। अब भौतिक में क्या होता है दोस्तों? तो भौतिक में आप लोग पढ़ते होंगे ठोस। क्या पढ़ते होंगे? ठोस, सॉलिड के बारे में पढ़ते होंगे। ठोस हो गया आपका द्रव, लिक्विड के बारे में पढ़ते होंगे। उसके बाद गैस के बारे में पढ़ते होंगे। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? ये जो हो गया आपका भौतिक अवस्था में हम लोग पदार्थ को बांटे। उसके बाद आपको जो रासायनिक होता है, रासायनिक में भी दोस्तों क्या करते हैं? इसको 2 भाग में बांटते हैं। रासायनिक में क्या करते हैं? इसको 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। और रासायनिक में 2 भाग में कौन है सर? तो रासायनिक में होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। एक हो गया आपका शुद्ध और दूसरा क्या हो गया आपका अशुद्ध। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अशुद्ध हो गया, ये क्या हो गया? अशुद्ध। ये शुद्ध पदार्थ, ये अशुद्ध पदार्थ हो गया। अब जो शुद्ध पदार्थ होता है दोस्तों उसको भी हम लोग क्या करते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। इसी में आपका आता है, आपका एलिमेंट आ जाता है और कंपाउंड आता है। इसी में आपका एलिमेंट आ गया और क्या आ गया? कंपाउंड आ गया। और जो आपका अशुद्ध पदार्थ है उसी में आपका आता है क्या? तो समांगी और विषमांगी मिश्रण आता है। क्या आता है आपका अशुद्ध में? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मतलब कि अशुद्ध पदार्थ में आपका आता है मिश्रण आता है। ऐसे शुद्ध और मिश्रण हम लोग बांटते हैं, लेकिन अशुद्ध मत बोलिएगा उसको। जो शुद्ध है इसी को क्या बोलिएगा? मिश्रण बोल दिया। क्या बोलिएगा? मिश्रण। इसी को मिश्रण बोलिएगा। हम मिश्रण को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी, एक होता है दूसरा आपका होता है विषमांगी। एक क्या होता है? दूसरा विषमांगी। सबके बारे में बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, सबके बारे में आपको बताएंगे। समांगी और विषमांगी होता है, सब चीज़ के बारे में समझिए। फिर से आपको बताते हैं। जैसे भौतिक तो समझ गए, भौतिक में ठोस द्रव गैस के बारे में। रासायनिक थोड़ा समझिए, थोड़ा सा लीजिए, हम इसको मोटा ही कर देते हैं। रासायनिक होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है सर आपका शुद्ध, एक क्या होता है आपका? शुद्ध होता है। और एक होता है आपका मिश्रण। क्या होता है? एक आपका शुद्ध हो गया, एक आपका क्या है? मिश्रण हो गया। अब जो शुद्ध पदार्थ होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 2 भागों में बांटते हैं शुद्ध पदार्थ को। कौन कौन सर? तो शुद्ध पदार्थ में आपका आ जाता है, एक आपका एलिमेंट आता है जिसको तत्व बोलते हैं, दूसरा होता है कंपाउंड जिसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। मिश्रण में आता है आपका क्या? आपका आता है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। इसमें क्या आता है आपका? एक समांगी मिश्रण आ जाता है और एक आता है आपका विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी मिश्रण। अब इसको और डीप में जाएंगे हम लोग, तो जो आप देख रहे हैं तत्व को दोस्तों, तत्व क्या करते हैं हम लोग? जो एलिमेंट है इसको 2 भाग में बांटते हैं। धातु अधातु, धातु अधातु को हम लोग एलिमेंट में बांटते हैं। और जो कंपाउंड है आपका यौगिक दोस्तों, इसी को 2 भाग में बांटते हैं हम लोग, कार्बनिक और अकार्बनिक। और जो आपका ये समांग मिश्रण विषमांग मिश्रण है दोस्तों, इसमें क्या होता है आपका? ये सिंपल इस तरह से इसी तरह से रहता है। तो आप भौतिक में देख लिए ठोस द्रव गैस, और रासायनिक में होता है शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को एलिमेंट और कंपाउंड में, और मिश्रण को दोस्तों समांगी और विषमांगी में हम लोग बांटते हैं। इतना आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं आगे आते हैं। आगे क्या है भैया? तो आगे वही तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, तो उसको सबके बारे में हमको बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं ठोस के बारे में कि सर ठोस पदार्थ क्या होता है, ये द्रव क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, और आपका ठोस हो गया, द्रव हो गया, और क्या होता है? गैस क्या होता है। ये भौतिक वर्गीकरण जो हम लोग किए। ठोस क्या होता है? जिसका आयतन, जिसका वॉल्यूम हो गया, क्या देखिएगा, वॉल्यूम हो गया और शेप हो गया, दोनों क्या होता है? फिक्स होता है। दोनों क्या होगा? फिक्स होगा। मतलब इसमें कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं होता, वो ठोस कहलाता है। जैसे आपके पास कॉपी है, आपका चेयर है, आपका टेबल है, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, कोई भी ठोस वस्तु जो देख रहे हो क्या ठोस है? जिसका वॉल्यूम और आपका शेप बदलता नहीं है। द्रव क्या होता है? तो द्रव का सर क्या होता है कि इसका जो शेप होता है, वो शेप दोस्तों क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है दोस्तों शेप होता है, मतलब फिक्स होता है। अब क्या है सर इसका मतलब? जैसे आपके पास 1 लीटर पानी है, अगर उसको बोतल में रखिएगा तो बोतल के आकार का हो जाएगा, लेकिन पानी तो 1 लीटर रहेगा। अब उसको डालिएगा अपना जो बर्तन होगा, बर्तन में लेगा तो बर्तन का आकार का हो जाएगा। जिस आकार के वस्तु में उसको डालिएगा उस आकार का दोस्तों पानी अपना शेप आकर्षित मतलब कि शेप धारण कर लेता है। तो इसका शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है दोस्तों। ये आप समझ गए। अब गैस होता है दोस्तों, जिसका क्या होता है? ना शेप फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं, तो क्या हो गया? गैस हो गया। उम्मीद करते हैं ठोस द्रव गैस आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग, एक आता है आपका त्रिक बिंदु। क्या आता है? एक त्रिक बिंदु आता है। कोशिश करें कि सब पॉइंट बता दें आपको तेजी में। त्रिक बिंदु क्या होता है सर? तो त्रिक बिंदु मतलब वह तापमान होता है, वह टेम्परेचर होता है जिसमें क्या होता है? ठोस द्रव गैस दोस्तों तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। तीनों अवस्थाएं
एक साथ पाई जाती है उसे क्या कहेंगे हम लोग, त्रिक बिंदु कहेंगे। तो इस कोई भी पॉइंट आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पदार्थ की चौथी अवस्था जो है दोस्तों आपको पता है क्या, प्लाज्मा है। क्या है आपका, प्लाज्मा। ये दोस्तों एक गैसीय अवस्था होती है। क्या होता है, गैसीय मतलब गैस के रूप में होता है ये, लेकिन गैस में नहीं रखिएगा, लेकिन गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय पदार्थ होता है। और जो आपकी पांचवी जो है दोस्तों क्या इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका चौथी अवस्था हो गई। अब पांचवी बोलता है दोस्तों क्या आपका, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट दोस्तों, दोनों मिलकर क्या कहते हैं, पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज किया था, इसे दोनों के नाम पर दोस्तों इसका नाम रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको पांचों समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग आगे, जो तत्व है, यौगिक है और आपका जो मिश्रण, उसके बारे में बात करते हैं। तो तत्व क्या होता है सर, एलिमेंट क्या होता है, ये आपका एलिमेंट जो तत्व है ये क्या होता है। तो तत्व के बारे में समझिए, यौगिक के बारे में, पहले तत्व के बारे में समझिए तत्व क्या होता है। तो तत्व दोस्तों होता है जो परमाणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, तो परमाणु का दोस्तों क्या होता है, सबसे शुद्ध भाग होता है, मतलब सबसे शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ मतलब जो एक ही परमाणु से बना होता है, जो क्या होता है, एक ही परमाणु से बना होता है, जो एक ही परमाणु से बना हुआ है, याद रखिएगा, जो एक ही परमाणु से बना है, क्या दोस्तों कहलाता है, आपका तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है क्या, जो एक ही परमाणु से बना हुआ है, क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। जैसे एक ही परमाणु से क्या बना हुआ है, जैसे आपका हो गया O2 हो गया, Au हो गया, सोडियम बोलते हैं, मतलब जितना आवर्त सारणी में जो देख रहे हैं ना, वो सब क्या तत्व है, तब ना उसको बोलते हैं तत्वों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इस तरह जो पढ़ते हैं दोस्तों, जितने भी आपके वर्तमान में 118 जो आपके मतलब कि जो भी आप देख रहे हैं परमाणु, सब क्या है दोस्तों, आपके तत्व ही कहलाते हैं, जो आपके क्या होते हैं दोस्तों, एक ही परमाणु से बने हैं। ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला आते हैं यौगिक। ये सर यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो यौगिक दोस्तों क्या होता है, जो दो परमाणु से मिलकर होता है, जो क्या होता है, दो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका यौगिक कहलाएगा। जो दो अलग अलग, याद रखिएगा, भिन्न भिन्न अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना हुआ क्या कहलाएगा, आपका यौगिक कहलाएगा। अब ये यौगिक क्या है दोस्तों, तो जो आप पढ़ते हैं H2O, क्या बोलते हैं, H2O। तो H2O क्या है दोस्तों, आपका यौगिक है। CO2 बोलते हैं, क्या है, यौगिक है। अब आपको हम एक दिमाग में डाल देते हैं यौगिक कैसे याद रखिएगा। केमिस्ट्री में जितना ये फार्मूला है दोस्तों, केमिस्ट्री में जितना ये फार्मूला आप याद रखते हैं, रासायनिक फार्मूला, वो सब दोस्तों क्या है, तो सब आपका यौगिक है। जितना भी आप फार्मूला आपको याद है, या NaCl बोलते हैं, आप CO2 बोलते हैं, H2O बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बोलते हैं, HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, सब क्या है, सब का सब दोस्तों यौगिक है। सबका सब क्या है, यौगिक है। देखिए यहाँ भी क्या है, दो अलग अलग परमाणु है, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है। तो बता दिए जब अलग अलग परमाणु से मिलकर बना रहेगा कहलाएगा यौगिक। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मिश्रण क्या होते हैं दोस्त, मिश्रण क्या होते हैं। तो मिश्रण दोस्तों क्या होता है, मिश्रण भी क्या होता है, ये दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, मतलब ये दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, वो भी जो आपका यौगिक पे हुए दो या से अधिक जो परमाणु तो से मिलकर बनता है। लेकिन उसमें जो आपका जो मिलने जो परमाणुओं का जो मिलने का जो आकार बोलिए या कुछ भी बोलिए, मिलाने का जो होता है वो दोस्तों निश्चित होता है। लेकिन इसमें कोई दोस्तों निश्चित नहीं होता है कितना मिला रहे हैं, कितना आप मिला रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को कितना मिला करके बना है, ये कोई पता आता नहीं रहता है दोस्तों। तो इसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे इसमें सबसे फेमस आपका है एग्जाम्पल वायु, जो हवा क्या दोस्तों, हवा आपका मिश्रण है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। अब इसी में दोस्तों मिश्रण बताया समांगी मिश्रण, हाँ सर बिल्कुल बताया था समांगी मिश्रण। अभी समांगी मिश्रण क्या होता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर समांगी लिख रहा है, मतलब समान। तो आप कोई भी विलयन को, मतलब कोई भी मिश्रण कीजिएगा, तो जो निश्चित अनुपात में मिश्रण बन गया है, जो निश्चित अनुपात में क्या उसमें मिला हुआ है, मतलब कि उसमें जो भी दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर बना हुआ है, वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। जो अच्छी तरह से घुल जाता है, जो अच्छी तरह से घुल जाता है। जैसे आप नमक को चीनी के साथ घुलते हैं, सॉरी नमक को पानी के साथ घुलते हैं, या चीनी को पानी के साथ घुलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके जो दोनों पानी के अणु हो गए हैं और आपके चीनी के जो अणु हो गए, दोनों क्या होते हैं, आपस में तो घुल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और जो दोस्तों नहीं घुले, तेल आप पानी को घोल दीजिए, घुल जाएगा, नहीं घुलेगा तो क्या होगा, विषमांगी हो गया। या पानी या बालू को घोल दीजिए, घुलेगा, नहीं घुलेगा, क्या होगा, विषमांगी हो गया। तो जो दोस्तों पूरी तरह से घुल जाते हैं वो समांगी हो गया, जो नहीं घुलते हैं दोस्तों क्या होगा, विषमांगी हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके एग्जाम में एक आता है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, मतलब आता है आपका जो सब्लिमेशन, जिसको हम लोग उदरपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, उदरपातन हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं तो सब्लिमेशन बोलते हैं। ये भी क्या होता है सर, तो ये कुछ नहीं होता, आप लोग अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कपूर देखें हैं, कपूर क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, मतलब उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। लेकिन जैसे उसको क्या करते हैं, जलाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, द्रव नहीं बनता, फिर क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तो सिंपल याद रखिए, कोई भी ठोस क्या होता है, बिना द्रव अवस्था ग्रहण किए क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका उदरपातन कहलाता है। सिर्फ कपूर की बात नहीं है, कपूर हो गया, आपका अमोनिया हो गया, आयोडीन हो गया दोस्तों, ये सब इसके एग्जाम्पल आते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। या आपकी माँ जो नेफ्थलीन की गोली रखती थी घर में कपड़ा के बीच में, तो वो भी दोस्तों आता है इसी में आपका। अब ये उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातें आपको समझ में जब आ गई होगी, थोड़ा सा बातें और बताएंगे आपको। अब है सर कि जो पदार्थ होते हैं वो हमारे पृथ्वी में पाए जाते हैं, और कुछ जो तत्व, मतलब तत्व वो बोलिए या और तत्व पदार्थ की बात कर लेते हैं, और हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व किसका है सर, और
पृथ्वी पर किसका है? तो सिंपल याद रखिएगा, हमारे शरीर की, पहले पृथ्वी की बात कर रहे हैं, किसके बात कर रहे हैं? धरातल की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपको? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर बोल देगा, आप तत्व के बारे में बोल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों मिलता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग आपको 46.6% है, याद रखिएगा। उसके बाद कौन है आपका? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है आपका? उपधातु है। क्या है आपका? ये उपधातु है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। आप देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? पृथ्वी के बारे में बात की, किसके बारे में बात की? अर्थ के बारे में, मतलब कि पृथ्वी के पे कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसको याद रखिएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, इसको बोलते हम लोग याद रख सकते हैं, ओ सियाल। ओ सियाल फेंका ना। ओ सियाल फेंका मतलब यहाँ पर ए दे दीजिए। तो ओ मतलब ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये फेरस मतलब लोहा हो गया, ये कैल्शियम हो गया, ये सोडियम हो गया। अगर आपसे पूछ देगा सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व मिलता है, तो दोस्तों आपका हो जाएगा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या है आपका? सिलिकॉन। धातु बोलेगा सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कौन सा धातु मिलता है? तो एल्युमिनियम मिलता है। कौन मिलता है? एल्युमिनियम लगभग आपका 8% मिलता है, लगभग 8%। ये लगभग 27% है, और इसकी मात्रा लगभग दोस्तों आपका 46.6% है। इसको याद रखिएगा, वो सियाल फेंकाना। लेकिन वही हम लोग शरीर में आते हैं, अपने बॉडी में आते हैं, जो हमारा शरीर है। तो हमारे शरीर में सर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है? तो हमारे शरीर में दोस्त क्या है आपका? ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा है। कितना? तो 65% है दोस्त। कितना है? 65%। उसके बाद आपका कार्बन आता है जो 18% है, और उसके बाद आपका हाइड्रोजन आता है। अगर आपसे बोलेगा कौन सा धातु कौन सा ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा दोस्त हमारे शरीर में कैल्शियम धातु है। कौन है? कैल्शियम। कितना है? लगभग 2% हमारा बॉडी में दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है। जो हड्डी हो गया आपका, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। वही धरातल में बोलेगा तो एल्युमिनियम होगा सबसे ज़्यादा धातु। लेकिन वहीं बोल देगा, धातु की बात करें, लेकिन तत्व की बात करें तो दोनों में दोस्तों ऑक्सीजन, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। वही बात है आपको यहाँ पर बताई गई है, तो उसको हम आपको इस तरह से बता दिए। तत्व के बारे में बता दिए, जो क्या होता है, एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है आपका। यौगिक के बारे में बता दिए, विफन के बारे में बता दिए। अब उसके बाद आता है ये समांगी मिश्रण बता दिए, जो क्या होते हैं पूरी तरह से आपस में घुल जाते हैं। विसंगी के बारे में बताएं, जो अपनी पूरी तरह से घुलते नहीं है। अब यहाँ पर क्या विलयन है? क्या दोस्तों? विलयन है। तो विलयन के बारे में बात करेंगे। विलयन है, और इसमें क्या है? तो चलिए पहले विलयन के बारे में बात कर लेते हैं। विलयन क्या होता है, विलय और विलय क्या होता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक नया पेज ले लेते हैं। चलिए एक नया पेज लेकर के आपको बताते हैं। अब विलयन क्या होता है? विलयन क्या होता है? हाँ सर बताइए, विलयन क्या होता है? तो विलयन क्या होता है? सबसे पहले देखिए, विलयन होता है दोस्तों, ये द्रव रूप में होता है। क्या होता है? द्रव रूप में होता है। विलयन मतलब कि कोई भी दो चीज़ को अगर आपस में मिलाते हैं, वो द्रव रूप में है, तो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब उसी में एक होता है विलय, एक होता है विलायक। एक होता है विलय, एक होता है विलायक। ये जो विलयन देख रहे हैं, विलयन क्या है? दो चीज़ से मिलकर बना है। एक होता है सर आपका विलय, और एक होता है विलायक। अब सर ये विलय और विलायक क्या है विलयन में, तो हम बताएंगे क्या है। तो जब भी बोलेगा विलयन क्या है, तो विलय और विलायक जब आपस में दोस्तों मिल जाते हैं, तो क्या किसका रूप लेते हैं? तो विलयन का रूप लेते हैं। अब ये विलय क्या है, विलायक क्या है, तो चलिए हम बताते हैं विलय क्या होता है। तो जैसे आप क्या बनाएं, जैसे मान लीजिए आपके पास चीनी है। क्या है आपके पास? चीनी है। चीनी है और पानी है। ये चीनी और पानी को मिला क्या बना दिए? बना दिए सर हम शरबत। क्या बना दिए? इसे मिला करके बना दिए शरबत। जब इससे मिलाकर आप बना दिए शरबत, तो यहाँ पर दोनों आपका उपलब्ध है, विलय भी है और विलायक भी है। सर इसमें विलय और विलायक कौन है? तो ये जो चीनी और पानी मिलाकर शरबत बनाया दोस्तों, ये क्या कहलाया आपका? विलयन। ये क्या बन गया आपका? विलयन बन गया। क्या बन गया? ये विलयन। ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसमें विलय कौन है, विलायक कौन है? तो जो दोस्तों जिसमें घुल रहा है, कौन पानी में कौन घुल रहा है? तो पानी में दोस्तों चीनी घुल रहा है। तो जो किसी दूसरे वस्तु में घुल रहा है दोस्तों, वो कहलाता है आपका विलय कहलाता है। या चीनी हो, पानी, चीनी हो आपका, नमक हो, बालू हो, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, वो जो पानी में घुल रहा है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका विलय कहलाएगा। तो यहाँ पर चीनी क्या है आपका? तो विलय है। तो सर पानी विलायक होगा? तो बिल्कुल आपका विलायक होगा। पानी क्या होगा? विलायक होगा। पानी हमेशा क्या होता है? विलायक होता है, क्योंकि पानी क्या करता है? हर एक चीज़ को आपस में दोस्तों अपने में घुलने का काम करता है। तो कोई भी चीज़ अपने आपस में घुलने का काम कर रहा है, मतलब जो कोई दूसरे वस्तु को अपने में घुलने का काम कर रहा है, उसको कहलाता है विलायक कहलाता है। और जो घुल रहा है दोस्तों, वो कहलाता है विलय। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, आप बहुत सारा देखते होंगे अपने आम जीवन में भी, समझे। ये तो द्रव के रूप में हम बात कर लिए, कुछ ठोस रूप में भी होते हैं, ठोस रूप में होते हैं, गैस रूप में होते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पर क्या होते हैं? मिश्रण बोलिए या आपका विलयन बोलिए। विलयन तो विलयन मतलब द्रव रूप में होगा, लेकिन उसको आप समझ सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। जैसे वायु में क्या है? तो वायु भी दोस्तों तो मिला हुआ है चीज़ें। वायु भी क्या है? मिला हुआ मिश्रण है। तो वायु में क्या होता है? तो वायु में सर गैस मिला होता है। क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। उसी तरह से आप धुआं देखते हैं, धुआं देखते होंगे, धूल देखते होंगे। तो हाँ सर, धुआं में क्या होता है? तो धुआं में सर गैस होता है, और क्या होता है? तो हमारा ठोस कुछ मिला रहता है, जिसमें ठोस और क्या होता है? आपका गैस मिला रहता है, उसको क्या कहेंगे? धुआं हो गया, धूल हो गया। अब सुबह सुबह उठते होंगे ठंड के समय, तो देखते होंगे कोहरा,
जिसको हम लोग कोहरा बोलते हैं, कुहासा बोलते हैं, या भाप। जब चावल बनाते होगी आपकी माँ, जिसको हम लोग बोलते हैं भात, जब भात बनाते होगी आपकी माँ तो देखते हैं निकलता होगा भाप। तो ये सब क्या है दोस्तों, तो ये भी क्या है आपका एक मिश्रण ही है, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं विलयन ही है, समझे। तो ये क्या है सर, कोहरा कैसा है, कैसा विलयन है। तो आप ही सोचिए कोहरा में क्या मिला रहेगा। तो कोहरा में सर गैस तो देखते हैं, गैस देखते हैं, और देखते हैं तो हमारे जो कपड़ा रहता है ना ठंड के समय वो पानी उसमें पानी जम जाता है, मतलब पानी गिरता है सर, मतलब भीग जाता है, गीला हो जाता है। तो उसमें क्या द्रव है, जो कुहाफा देख रहे हो उसमें क्या है, गैस है और द्रव है। तो जब गैस और द्रव का दोस्तों जब मिश्रण होता है ना, उसी को बोलते हैं एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसोल। ये फिर धुआं हो गया आपका, कोहरा, भाप, ये सब क्या है आपका एरोसोल है। शरबत हो गया, शरबत में भी क्या है सर, तो शरबत में भी सर ठोस है, ठोस क्या है, चीनी है, द्रव क्या है आपका पानी है सर, मतलब ये भी क्या है आपका विलयन हो गया। मिश्र धातु भी देखते हैं तो उसमें क्या दो धातुओं के मिलकर बना होता है, दो धातुओं के मिलकर बना होता है दोस्तों, उसमें ठोस ठोस होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं। दूध भी क्या है आपका ये दोस्तों, दूध भी आपका विलयन ही है। दूध भी क्या है दोस्तों, विलयन। हाँ सर दूध विलयन है, कैसे, तो दूध जो होता है उसमें द्रव द्रव मिल होते हैं, क्या होता है उसमें, वो द्रव का विलयन है। क्या है वो, द्रव और द्रव का विलयन है। अब इसमें द्रव क्या है सर, तो दूध में क्या होते हैं आपके, मिल्क होते हैं, मिल्क के साथ दोस्तों का पानी भी होता है। इसमें क्या होते हैं, वाटर भी होते हैं आपके, मिल्क और वाटर दोनों मिलकर बनता है। या आपका जो फेस क्रीम होता है उसमें भी दोस्तों आपका ये रहता है, आपका द्रव का मिश्रण है, जिसको हम लोग इमल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्सन या पायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इमल्सन बोलेंगे या पायस। कहीं भी आ जाएगा कि इमल्सन, दूध किसका, मतलब कि दूध प्रकार किसका, तो इमल्सन दे देगा या पायस दे देगा। तो आपका आंसर होना चाहिए इमल्सन या पायस, दोनों में से कोई भी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो आपका विलयन है वही बात बता रहा है, यहाँ पर जो बताएं विलयन देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समांगी मिश्रण। समांगी मतलब जो पूरी तरह से आपस में मिल जाए, जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की मात्रा में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, ये विलयन कहलाते हैं। मतलब कोई अनुपात नहीं, कितना हम मिलाएं कितना ना मिलाएं। अब उसी में बता दिए आपको क्या होता है, विलय होता है, विलायक होता है, जिसको इंग्लिश में सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट मतलब वो सॉल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में कोई चीज़ क्या होता है, पानी होता है। तो कम मात्रा में जो उपस्थित पदार्थ हो तो क्या कहते हैं, विलय कहलाते हैं। अब आपको मम्मी बोलेगी शरबत बनाइए, शरबत में क्या कीजिएगा आप, चीनी ज़्यादा डाल दीजिएगा, पानी कम डालिएगा, ऐसा नहीं ना होता है। तो आप क्या करते हैं, पानी कम डालते हैं, चीनी दोस्तों मतलब कि उसी मात्रा में डालते हैं जितना में क्या मिठास आ सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ पॉइंट और है विलयन में, जिसमें आपको यहाँ दिया, मतलब लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको बताना हम चाहेंगे। तो क्या है सर, तो आप देखते होंगे क्या, निलंबन का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे, निलंबन का नाम। आगे भी चलेंगे हम परमाणु में, पहले देख लेते हैं क्या आता है, निलंबन और कोलाइड। निलंबन और कोलाइड, अब ये सर निलंबन और कोलाइड क्या होता है, तो बिल्कुल बताएंगे निलंबन कोलाइड क्या होता है। तो पहले समझिए निलंबन क्या होता है। तो निलंबन अपनी भाषा में बोलेंगे, अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में याद रखना है, मतलब कि अपने लैंग्वेज में याद रखना। तो क्या रखना है कि जो आप अपनी आंखों से, जो अपना जो आँख है, खुली आंखों से कोई भी चीज़ को देख रहे हैं, कोई भी विलयन में जो चीज़ मिला हुआ तो उसको आप देख पा रहे हैं, तो वो दोस्तों कहलाता है निलंबन। नहीं समझ में आया सर, क्या बोले आप, नहीं समझ में आया। तो सिंपल समझिए, एक छन्ना देखे होंगे, चाहे छन्नी छाने वाला छन्ना देखे हैं, चाहे छन्नी छाने वाला छन्ना, हाँ सर छन्नी छाने वाला छन्ना तो देखे हैं। तो उससे अगर हम छानेंगे, उससे अगर कोई विलयन को हम छानेंगे, समझे, तो छानने पर अगर कोई पदार्थ हमें छन्ना में मिल जाता है, पदार्थ मतलब छन्ना में कोई हमें पदार्थ विलयन से अलग हो जाता है दोस्तों, वो कहलाता है क्या, आपका निलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है, उसी को कहते हैं निलंबन। जैसे आप शरबत बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शरबत। तो शरबत में क्या होता है, नींबू होता है, पानी होता है, नींबू भी होता है, पानी भी होता है। तो नींबू को देखते हैं, कौन क्या होते हैं, पानी आपको दिखते हैं, उसी को बोल रहे थे खुली आंखों से। नाली देखिए, नाली मतलब वो जो कचरा नाली भरा है, उसमें भी क्या होता है, वो भी निलंबन का ही क्या है, उदाहरण है। तो उसमें देखते हैं आपको जो छोटे छोटे कण, तो आपको खुली आंखों देखते हैं। वायु में जो धुआं होता है, धुआं को देख पाते हैं ना, बिल्कुल पर देखते हैं। नदी में जो गंदा जल होता है उसको देख पाते हैं ना, बोलते हैं ना कि हाँ ये नदी का पानी गंदा हो गया, क्योंकि छोटे छोटे कण आपको क्या दिख रहे हैं। जो दिख रहे हैं दोस्तों वो क्या, निलंबन है। जिसको नहीं याद रहेगा, जिसको छन्ना से आप छान सकते हैं, जिसको छन्ना से आप छान जाएगा, छाना जाएगा दोस्तों, क्या कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। समझ में आ गया क्या आता है, हाँ सर ये निलंबन समझ में आ गया हमको। अब क्या कोलाइड है, अब ये सर कोलाइड क्या है, तो कोलाइड बस उसी का उल्टा कर दीजिए। जिसको आप छन्ना पर छान नहीं सकते हैं, जिसको छन्ना से आप छान नहीं सकते हैं, लेकिन वो गढ़ा रहेगा लेकिन छान नहीं सकते हैं। जैसे खून है, खून को जब छानिएगा तो दोस्तों आर पार हो जाएगा। आइसक्रीम हो गया, उसको छानिएगा तो आर पार हो जाएगा। दूध हो गया, दूध कभी छनाता है, स्याही हो गया नहीं छनाता है। तो ये सब क्या है, कोलाइड है। इस तरह से आप जब भी एग्जाम में ऑप्शन में आएगा कोलाइड निलंबन कौन है, तो इस तरह से आप छांट सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग परमाणु संरचना के बारे में। यहाँ पर देखिए अस्थायी कण, अस्थायी कण दिया है, तो इसको बताएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम संक्षिप्त में लिखे हैं कि आप रिवीजन कर सकें। लेकिन थोड़ी सी कहानी बताएंगे क्या है परमाणु, ये आपका परमाणु संरचना के बारे में। तो परमाणु संरचना के बारे में बात करने से पहले आपको याद रखना कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, परमाणु संरचना का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो आप सुनेंगे डाल्टन महोदय का नाम सुनेंगे। अगर परमाणु जो संरचना है
जो आप परमाणु संरचना पढ़ते हैं या परमाणु सिद्धांत के बारे में बोलेगा, परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया दोस्तों, डाल्टन ने दिया। अब दोस्तों परमाणु सिद्धांत क्या था, तो संक्षिप्त में बताना हम चाहेंगे। डाल्टन का मानना था कि जो भी परमाणु है दोस्तों वो क्या है, अविभाज्य है, मतलब कि आप परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं, परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिक जो आए आगे, मतलब 19वीं-20वीं शताब्दी में, बोले कि महोदय, डाल्टन महोदय जी कहें कि नहीं, ये इनका मानना गलत है, हम परमाणु को तोड़ सकते हैं, परमाणु को तोड़ सकते हैं, मतलब परमाणु भी विभाज्य है, परमाणु भी क्या विभाज्य है। ये परमाणु सिद्धांत सबसे पहले दिन डाल्टन, अगर सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा आपसे कि परमाणु सिद्धांत किसने, डाल्टन का नाम लीजिएगा। परमाणु सिद्धांत था क्या, तो डाल्टन का मानना था कि परमाणु क्या अविभाज्य है। लेकिन आगे चल करके कुछ वैज्ञानिक 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में आते हैं और बोलते हैं कि नहीं भैया, परमाणु भी क्या है, विभाज्य है, परमाणु को भी हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, तो इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ सर बिल्कुल पढ़े हैं, ये हम बिल्कुल पढ़े 9th-10th क्लास में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े हैं। वही क्या है, परमाणु को तोड़ करके हम इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम परमाणु को विभाज्य कर सकते हैं, जो आगे चल करके वैज्ञानिकों ने इसको साबित किया। क्या किया, साबित किया। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया परमाणु सिद्धांत क्या है। इसके बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इसको खोजकर्ता के बारे में बताएंगे, सब चीज़ के बारे में बताएंगे। अब आते हैं दोस्तों परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है, आप दो चीज़ बहुत सुनते होंगे, परमाणु और अणु सुनते होंगे, परमाणु और अणु। एक मिनट भाई, परमाणु सुनते होंगे भाई और अणु सुनते होंगे। हाँ सर ये तो सुने होंगे। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। तो परमाणु क्या होता है दोस्तों, तो तत्व होता है, तत्व का सबसे छोटा कण होता है, जैसे बताएं अभी आपको, जो क्या होते हैं, तत्व का सबसे छोटा कण होता है, वही आपका परमाणु होता है। और अणु क्या होता है दोस्तों, ये परमाणुओं के मिलने से बनता है। जब परमाणुओं को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, आपका अणु बन जाएगा। जैसे आपका ये क्या है, आपका हाइड्रोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, ये सब क्या है, परमाणु है। लेकिन यही आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ये क्या हो गया, अणु हो गया। क्या हो गया, अणु हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो परमाणु के जो मौलिक कण बताएं आपको, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएं, प्रोटॉन के बारे में बताएं और न्यूट्रॉन के बारे में बताएं, तो इसको याद रखना है कि इसमें खोजकर्ता का नाम पूछता है, आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कब खोजा गया, किसने खोजा, तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को दोस्तों खोजे थे कौन, थॉमसन। तो कहीं कहीं थॉमसन में लिखा रहता है, तो इनका क्या नाम है, हम सिंपल आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं छोटा सा संक्षिप्त में लिख रहे हैं, टी है तो मतलब थॉमसन समझ जाइएगा, थॉमसन समझिए, थॉमसन समझिए। इसकी खोज कब किए थे, ये 1895 में किए थे, 1895 में। अब इस पर दोस्तों आवेश पूछता है कभी कभी, इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिटिव, इस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तो इसमें नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन की बात करेगा, तो प्रोटॉन में दोस्तों क्या होता है, मतभेद होता है। प्रोटॉन में कहीं कहीं लिखा रहता है गोल्ड सीन, कहीं लिखा रहेगा, कहीं लिखा रहेगा रदरफोर्ड लिखा रहेगा, रदरफोर्ड लिखा रहेगा, कहीं कहीं गोल्ड सीन लिखा रहेगा। तो अपने अनुसार आंसर देखिएगा और वहाँ पर टिक कीजिएगा। तो हम दोनों बता रहे हैं, रदरफोर्ड का नाम भी और गोल्डस्टीन का नाम भी दोस्तों। तो इस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। इसकी खोज ऐसे हम बताते हैं, यहाँ पर गोल्डस्टीन किए थे कब, 1919 में किए थे, 1919 में किए थे, याद रखिएगा, 1919 में किए थे। न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल। इसमें गाड़ी में क्या होता है, बोलते हैं नहीं, न्यूट्रल में कर दिए तो ना गाड़ी आगे जाता ना पीछे जाता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मतलब कि जो न्यूट्रॉन पे है क्या है, उस पर कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, आवेशहीन, इस तरह से देगा। तो याद रखिए क्या होता है, इस पर आवेशहीन होता है। तो इसे खोजकर्ता कौन है, तो इसे खोजकर्ता है आपके चैडविक। कौन है, चैडविक, याद रखिएगा कौन है, चैडविक। 1932 में इसे खोज किए थे। तो इसको कम से कम ये भी याद रखिएगा कब खोज किए थे, कोई बड़ी बात नहीं याद रखना, आसानी से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चैडविक ने ये खोज किया था, जो आपका एक बेरिलियम धातु का पत्थर लिए थे, उस पर अल्फा कण से प्रहार करके दोस्तों ये न्यूट्रॉन के बारे में पता किए थे। बाकी जो नाभि के खोजकर्ता बोलेगा दोस्तों, तो आपका आ जाएंगे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने दोस्तों सोने का पत्थर लेकर के अल्फा कण से प्रहार करके दोस्तों नाभि का मतलब खोज किए थे, नाभि के बारे में बताए थे, पूरी कहानी बताए थे। वो आपको हम डिटेल में जब डिटेल पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, वहाँ बताएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास समय दोस्तों कम है और हमारे पास टॉपिक ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन याद। अगर याद नहीं हुआ होगा तो एक हफ्ते बताते हैं, याद रखिएगा। इसे ईंटा या ईंट पर नाच, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन याद रखिएगा। ईंट मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, टा मतलब हो गया टॉमसन या थॉमसन, पा मतलब हो गया प्रोटॉन, और रफ हो गया रदरफोर्ड। बता देंगे रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन दोनों में से किसका दिया रहेगा, तो देखिएगा उसके अनुसार मारिएगा, टिक कीजिएगा। ना मतलब हो गया न्यूट्रॉन हो गया आपका, और चौथा क्या होगा, चैडविक होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिए, उस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये बता दिए। उदासीन कौन होता है इसके बारे में समझ गए। तो सारी बातें समझ गए, कब खोज, कौन खोज किए थे, क्या है, ये सब सारी बातें समझ गए। अब आते हैं परमाणु संख्या के बारे में कि परमाणु संख्या क्या होता है। तो परमाणु संख्या क्या होता है उसको भी हमें समझना है। नहीं देखते हैं आप, बोलते हैं पढ़ते होंगे आप बचपन में
बचपन में तो नहीं, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में बच्चा लोग पढ़ना शुरू करता है आवर्त सारणी, उसे पढ़ता होगा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, इस तरह से पढ़ते होंगे। तो वही क्या है, जो नंबर याद रखते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो क्या है दोस्तों, वही परमाणु संख्या है, वो तत्वों का परमाणु संख्या। तो इस तरह परमाणु संख्या होता क्या है, तो कुछ नहीं होता है, सिंपल याद रखिएगा, जो नाभिक है, नाभिक में कोई भी परमाणु का कितना प्रोटॉन है, नाभिक में कोई भी परमाणु का कितना प्रोटॉन है, वो दर्शाता है उसकी परमाणु संख्या, वो दर्शाता है उसका एटॉमिक नंबर दर्शाता है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। अगर आपसे पूछेगा परमाणु संख्या क्या है, तो सर सिंपल बोलिएगा कि नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, परमाणु संख्या समझ में आ गया होगा। तो नाभिक में सर सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, नहीं भैया, नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन नहीं होते हैं, आगे बताएंगे। अगला पॉइंट आपको बताएंगे क्या सर, तो अगला पॉइंट हमारा द्रव्यमान संख्या। क्या है, द्रव्यमान संख्या। अब ये क्या होता है सर द्रव्यमान संख्या, तो ये होता है एटॉमिक मास होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अभी आपको 20 तक हम याद भी करवा देंगे एटॉमिक मास कैसे याद रखना है। तो जो एटॉमिक मास होता है दोस्तों, ये जो नाभिक बताएं अभी, ये नाभिक, ये जो नाभिक के बारे में बताएं, तो नाभिक में आपको तो बताएं कि क्या होता है, प्रोटॉन तो होता ही है, प्रोटॉन होता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपका न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों दोनों होता है, ये दोनों का योगफल ही कहलाता है आपका क्या, द्रव्यमान संख्या। याद रखिएगा, ये आपका होता है पॉजिटिव, ये होता है आपका आवेशहीन। क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये आवेशहीन होता है, ये आपका नाभिक में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको चक्कर लगाता रहता है बाहर, इसी के चारों, नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहता है। जैसे देखें ना आप सौरमंडल, सौरमंडल में कैसे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, सूर्य मान लीजिए नाभिक हो गया, और आपका पृथ्वी है, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, सबके क्या चक्कर लगा रहे हैं। तो इसी तरह से तो चक्कर लगाते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताएंगे हम। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। प्रश्न पूछेगा कि नाभिक में क्या होता है, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, याद रखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों तरफ चक्कर लगाता है। बोलेगा कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बोलेगा तो सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में कितनी है वो दर्शाता है दोस्तों। अब द्रव्यमान संख्या समझ में आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता होगा, क्या पूछ देता है सर, तो वहाँ पर आपसे पूछता होगा कि बताइए कि आपको यहाँ पर दे दिया कि एक मतलब इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन मतलब इस तरह का, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, तो पहले रुकिए, पहले याद करवा देते हैं आपको कि कैसे याद रखिएगा कि कौन सा तत्व का परमाणु संख्या कितना है। तो कम से कम 20 तक जरूर याद रखिएगा, ऐसे तो 30 तक याद रखिएगा, लेकिन कम से कम 20 तक जरूर याद रखिएगा। 1 to 20 मतलब जो भी आवर्त सारणी में जितने 20 तत्व है ना उसको याद रखिएगा। लाइन से याद रखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम। ये 20 तक जरूर याद रखिएगा। याद नहीं होता है सर, 5-5 का ग्रुप बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा, 5-5 का ग्रुप बना लीजिएगा इस तरह से, 5-5 तत्व को याद रखिएगा। 5-5 पहले 5 हो गया, तक फिर आगे उसके बाद बढ़ेगा 5, उसके बाद फिर 5 बढ़ेगा, तो 20 तक याद रखिएगा। 20 तक याद रखिएगा तो आसानी से दोस्तों जितने भी आपका इक्वेशन बनते हैं, मतलब कि इक्वेशन या हो या आपका फॉर्मूला बनता है, वो यहाँ पर 3 चीज़ याद रखना है आपको। सबसे पहले जो तत्व है उसका नाम याद रखना है, ठीक है, उसका प्रतीक याद रखना है, प्रतीक मतलब उसका साइन, ठीक है, और उसका तत्व हो गया, तत्व का नंबर याद रखिएगा, परमाणु संख्या उसका, और उसका द्रव्यमान संख्या क्या रखना है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या आपको निकालना सिखा देते हैं। जैसे तत्व हो गया, पहला नंबर पे क्या आता है आपका आता है, पहला नंबर पे आपका हाइड्रोजन आता है। क्या आता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ चलिए हम नंबर लिख देते हैं, तत्व का नाम है मतलब हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिख दे रहे हैं हिंदी में, ठीक है। तो इससे प्रतीक क्या होता है, आप लिखते हैं H लिखते हैं, ठीक है। इसका नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। अब द्रव्यमान संख्या क्या होता है दोस्तों, इसका एक द्रव्यमान संख्या भी दूसरे का एक होता है। उसके बाद क्या आता है आपका हीलियम आता है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम आता है, लिख दे रहे हैं सिंपल हम। इसका 2 होता है। अब इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, इसका द्रव्यमान संख्या होता है 4। उसके बाद हीलियम के बाद आता है लिथियम, क्या आता है, लिथियम। लिथियम में कितना होता है, 3 होता है। इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, 4 होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। तो अब यहाँ पर एक तरीका बता रहे हैं आपको, वो फॉलो करता है, 20 तक तो फॉलो करता है, उसका करके देखें इस्तेमाल, आगे नहीं करता है लेकिन 20 तक करता है। क्या करता है सर, तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक जितने भी आपके तत्व हैं, ठीक है, उसमें आपको तो पता चलेगा कि ऑड नंबर पे कौन है, इवन नंबर पे कौन है, मतलब सम संख्या पर कौन है, सम स्थान पर कौन है, विषम स्थान पर। जैसे हाइड्रोजन क्या आपका, हाइड्रोजन का तो आपको याद रहेगा 1 है। उसके बाद क्या आता है आपका, हीलियम आता है। उसके बाद क्या आता है आपका, लिथियम आता है। उसके बाद क्या आता है, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है। क्या आता है आपका, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोलते हैं बोरॉन। तो ये आपका क्या है, विषम, ये सम, विषम, सम स्थान पे है। अब सम विषम आपको याद अगर हो जाएगा ना दोस्तों, तो आप द्रव्यमान संख्या आसानी से याद रख सकते हैं। ये तो याद तो रहेगा सम विषम क्या होता है। तो इसका तो आपका द्रव्यमान 1 रहेगा ही रहेगा। लिथियम का, लिथियम क्या है आपका, सम स्थान पर है, मतलब इसका परमाणु संख्या कितना, 2 है, परमाणु संख्या 2 है। तो जो भी परमाणु
सम स्थान पर है, क्या है उसका परमाणु संख्या सम है, तो क्या कीजिएगा, उसका द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए बस 2 से गुना कर दीजिएगा, उसका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लिथियम का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 4 हो गया। और जो परमाणु का लिथियम, सॉरी माफ कीजिएगा, लिथियम को 3 नंबर पे आता है ना आपका, ये 3 नंबर पे आएगा, क्योंकि इसके बारे में बताते हैं। ये काट दीजिए, इसको मत याद रखिए। हाइड्रोजन का हीलियम आता है, हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, हीलियम का 2 आता है। तो वही बताएं कि जो परमाणु का स्थान सम आएगा उसमें क्या कीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, वो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह से जैसे लिथियम हो गया, लिथियम कितना नंबर पे आता है आपका, 3 नंबर पे आता है। ये 3 नंबर क्या है दोस्तों आपका, ये आपका ऑड है। तो ऑड का जब द्रव्यमान संख्या निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, उसमें 2 से गुना करके +1 कर दीजिएगा, 2 से गुना करके आपका +1 कर जाएगा, 3 दूनी 6 1 7। मतलब कि सर लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, द्रव्यमान संख्या कितना है, तो 7 है। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। ये आपका 1 से लेकर 20 तक पे लागू हो जाता है। ये सम जो स्थान है उसको दुगुना करना है, अभी सम में क्या करना है, दुगुना से 1 प्लस कर देना है दोस्तों। तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा 20 तक आसानी से, क्योंकि आपको यहाँ पर एटॉमिक मास निकालने के लिए कभी कभी देता है, किसी चीज़ का आपको एटॉमिक मास निकालने के लिए दे देगा कि बताइए इसका एटॉमिक मास कितना है। जैसे आपको हम यही बोल दें क्या है, जो जल है आपका, तो जल का एटॉमिक मास बताइए कितना होगा। एटॉमिक मास मतलब कि पूरा का द्रव्यमान, पूरा का द्रव्यमान बताइए। तो हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का आपका कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 2 है, तो क्या कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा, तो 1 गुना क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये इसका कीजिएगा प्लस कीजिएगा ये अलग है। अब यहाँ पर पूछेगा आपसे ऑक्सीजन कितना होता है, पहले ऑक्सीजन याद रख लीजिए, इसलिए बोलते हैं कि याद रखिए, नहीं याद होगा तो उंगली पे गिन लीजिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ सर 8 होता है। ऐसा कितना होता है, परमाणु संख्या 8। 8 क्या है, समय के विषय में सर, सम है, क्या करना है, 2 से गुना करना है। कितना आ जाएगा, 16। 16 गया, समय तो 16, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जल का जब हम निकालेंगे क्या, तो परमाणु द्रव्यमान, तो क्या जाएगा यहाँ पर 1 गुना 2 2 हो जाएगा, 16 कितना होगा, 18। कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है दोस्तों इसका। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारे पास समय कम है इसलिए तो तेज़ी से बता रहे हैं, नहीं तो आपको और हम अच्छे से बताते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं इतना याद हो गया होगा। 20 तक तो जरूर याद रखिएगा, 20 तक तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उससे ज़्यादा याद रखना है। लेकिन आप 20 तक अभी एग्जाम है दोस्तों, तब याद रखिएगा, क्योंकि इतना में आपका काम बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे जो बता रहे थे आपको कि द्रव्यमान संख्या कैसे पहचाने, क्या है, क्या वहाँ पर निकालने के लिए देता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, प्रोटॉन निकालने के लिए देता है। तो देखते होंगे आप एग्जाम में क्या होता है कि आपको लिख देता होगा ऑक्सीजन, इसके माथा पर लिख देता होगा 16 और यहाँ लिख देता होगा 8, इस तरह से देखते होंगे। और यहाँ पर पूछता होगा आपसे ना कि भैया इसमें बताइए न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए कितना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको क्या है, ये नीचे क्या ऊपर क्या है। तो जो नीचे रहता है ना भैया, ये आपका रहता है प्रोटॉन, मतलब कि परमाणु संख्या रहता है। क्या रहता है, परमाणु संख्या को ना प्रोटॉन बोलते हैं, परमाणु संख्या को ही सर हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर रहता है क्या है, तो यही दोस्तों आपका द्रव्यमान संख्या है। क्या है, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या किससे मिलकर बना हुआ है, तो हाँ सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। द्रव्यमान संख्या किससे मिलकर बना हुआ है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो ये आपको पता हो गया प्रोटॉन, और ये 16 किससे बना हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो क्या कीजिएगा आप, P + N बराबर कितना हो गया, 16। P तो पता है आपको 8, तो N नहीं निकाल लीजिएगा, N हाँ सर निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा आपका, N 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जब आपको PYQ कराएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे। अब दोस्तों आते हैं आगे, आगे क्या टॉपिक देख लेते हैं थोड़ा सा हमें, ताकि दिक्कत ना हो। आगे है भैया हमारा परमाणु क्रमांक बता दिए, द्रव्यमान संख्या बता दिए, परमाणु क्रम जितना भी प्रोटॉन होगा आपके नाभिक में वो होता है, द्रव्यमान संख्या जो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो। देखिए यही बातें यहाँ पर लिखा गया है। अब समस्थानिक है, क्या है, समस्थानिक है, संभारिक है, और क्या है, चलिए समस्थानिक संभारिक समझते हैं क्या होता है। चलिए बताते हैं समस्थानिक संभारिक। तो समस्थानिक, देखिए नाम में ही आप पकड़ लीजिएगा, समस्थानिक, समस्थानिक, चलिए समझ जाइएगा। समस्थानिक, सम मतलब समान, स्थानिक मतलब स्थान, तो जिसका समान स्थान, मतलब जिसका स्थान समान हो। तो किसका समान, मतलब किसका स्थान समान की बात कर रहे हैं सर आप, तो परमाणु संख्या का, किसका, परमाणु संख्या का। तो जिसका परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, परमाणु संख्या बराबर हो, परमाणु संख्या क्या हो, इक्वल हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। जो आपका द्रव्यमान संख्या बताए थे वो क्या होगा आपका, ये अलग अलग होगा, इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, वो कहलाता है समस्थानिक। समस्थानिक जिसका स्थान सेम हो लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो, वो क्या कहलाएगा आपका, समस्थानिक। जैसे आप देखते होंगे कार्बन 12 पढ़ते होंगे, कार्बन 14 पढ़ते होंगे, इस तरह से पढ़ते हैं ना, कार्बन 12, कार्बन 14। या आप हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते होंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़ते होंगे, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम पढ़ते हैं ना, इस तरह से लिखा रहता होगा H1
फिर यहीं पर H2 लिखा रहता होगा और H माथा पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक हो गया, एक प्रोटॉन हो गया आपका, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों हो गया। ये आपका ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं पोट्रियम। क्या बोलते हैं इसको, पोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम बोलते हैं दोस्तों। ये पोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। ये ड्यूट्रियम जो इसको भारी जल में इस्तेमाल करते हैं, D2O। भारी जल का क्या होता है, D2O होता है। ये आपका तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16, 20 कितना। कभी कभी आपसे एग्जाम पूछता है कि जो भारी जल है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो ये जो D है दोस्तों ये किसका है, तो ये सर हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्या है, समस्थानिक है। तो D तो इसका कितना होता है द्रव्यमान, यहाँ पर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर D कितना है, 2 है। तो 2 मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 4 है, ये 16 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो याद रखिएगा 20 इसका क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, ये याद रखिए ड्यूट्रियम का। और ट्राइट्रियम दोस्तों ये क्या है, एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है, ये हाइड्रोजन का। तो तीनों याद रखिएगा, 3 समस्थानिक होते हैं किसके, हाइड्रोजन के। हाँ सर हम समझ गए। कार्बन के 2 समस्थानिक बताइए दिए आपको कि कार्बन 12, कार्बन 14 पढ़ते होंगे। कार्बन 12 कोई भी जो जीवित मनुष्य होता है दोस्तों, उसमें कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों होता है। लेकिन जब आदमी मरता है तो मरने की अवस्था में क्या होता है दोस्तों, कार्बन 12 जो धीरे धीरे क्षय होता है, लेकिन कार्बन 14 दोस्तों उसी अवस्था में रहता है। उसी से हम लोग पता करते हैं कितना पुराना ये जीवाश्म है या कोई वस्तु है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समस्थानिक समझ में आ गया। लेकिन एक प्रश्न याद रखिएगा कि बोले आपसे कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक सर किस तत्व का है, तो एक तत्व है सर पोलोनियम। उसका लगभग समस्थानिक अभी लगा 33-34 से क्लियर नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा, पहले 27 था लेकिन अभी बड़ा है। इसकी खोज किए थे कौन, ये जो मैडम क्यूरी है वो। ये जो पोलोनियम है दोस्तों, ये पोलैंड नाम के देश पर रखा गया है। ये पोलैंड देश के नाम पर, मतलब वो जो मैडम क्यूरी थी वो पोलैंड की थी, तो अपने देश के नाम पर दोस्तों इसका नाम रख दी थी पोलोनियम। तो सबसे ज़्यादा इसका समस्थानिक दोस्तों आपको है। कुछ समस्थानिक याद रखिएगा जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने उपचार में भी, जैसे यूरेनियम का नाम सुने होंगे, तो यूरेनियम 235, इसका चट्टान की आयु ज्ञात करने में, चट्टान जो है उसकी आयु ज्ञात करने में। आपका सोडियम 24 है, सोडियम 24, इसका हम लोग रक्त का जो थक्कल हमारे शरीर में जमता है उसके पता लगाने में करते हैं। उसके बाद कोबाल्ट 60 का नाम सुने होंगे, कैंसर के इलाज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आयोडीन 31, आयोडीन जो आपका है, जो आयोडीन पढ़ते हैं, आयोडीन 131, इसका इस्तेमाल करते हैं थायराइड ग्रंथि जो होता है उसके पता करने के लिए। तो इस तरह से कुछ कुछ समस्थानिक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग उपचार में भी करते हैं। उम्मीद करते हैं यह समझ में आ गया होगा। अब होता है संभारिक। क्या था हमारा, संभारिक था आगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, वही द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो संभारिक क्या होता है सर, इसको भी बता दीजिए। तो जिसका भार क्या हो, समान हो, मतलब परमाणु संख्या अलग अलग हो। परमाणु संख्या क्या हो, ये अब इस बार अलग होगा। परमाणु संख्या क्या होगा, ये अलग अलग होगा, मतलब ये अलग होगा। लेकिन जो द्रव्यमान की हम बात कर रहे थे, ये क्या होगा, इक्वल होगा। द्रव्यमान इस बार इक्वल होगा, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा, अलग होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संभारिक बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आइसोबार, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये कुछ है सर तत्व, नाम बता दीजिए। तो हाँ है, कौन सा है सर, तो आप आर्गन का नाम सुने होंगे, आर्गन, आर्गन बोलते हैं। इसका द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या कितना 18, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। फिर इसी में दोस्तों आपका पोटेशियम आता है। पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम का भी 40 होता है। पोटेशियम का भी क्या होता है, 40 होता है। पोटेशियम का क्या लिखते हैं हम लोग, के लिखते हैं। ये 19 हो गया। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, द्रव्यमान संख्या ये लिखते हैं। कैल्शियम भी क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम का भी 40 होता है। ये 20 हो गया, ये यहाँ पर 40 द्रव्यमान। तो देख रहे हैं परमाणु संख्या क्या है, सबका अलग अलग है, ये अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबका क्या है, सेम है। इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग संभारिक। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे हम लोग। आगे क्या है, आगे है हमारा सर, ये समस्थानिक समझ गए। वही देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के बारे में बता दिए थे। आगे देखिए हम लोग का संभारिक भी समझ गए हम लोग। अब कुछ कुछ जो तत्व दिए हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या दिया है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर के कुछ अदृश्य किरणों को उत्सर्जित करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। अब रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में देख लीजिए। अब रेडियो सक्रिय क्या होते हैं, तो रेडियो सक्रिय मतलब होता है दोस्तों कुछ हमारे क्या है, हमारे मतलब कि प्राकृतिक में दोस्तों ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, जिसके नाभिक अस्थायी होते हैं। तो दोस्तों अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। जैसे आप क्या है, अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, इसलिए सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। अगर आपको स्टेबल नहीं होना रहता तो आप प्राइवेट नौकरी में भी काम कर लेते हैं। लेकिन सभी क्या होते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो स्टेबल करना है तो क्या करते हैं, वो नाभिक से दोस्तों क्या करते हैं, कुछ मतलब कि जो किरणें होती हैं या कुछ जो उनके नाभिक में तत्व होते हैं उसको निकालना मतलब शुरू करते हैं। तो क्या निकालते हैं अपने नाभिक से, तो अल्फा बीटा गामा निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा निकालते हैं दोस्तों। इसी घटना को बोलते हैं हम लोग क्या, रेडियो सक्रियता बोलते हैं दोस्तों। तो वही तत्व होता है रेडियो सक्रिय। तो कुछ सभी तत्व रेडियो सक्रिय नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। आपका यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, आपका थ्योरियम हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, आपका रेडियो सक्रिय तत्व है। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया, तो हेनरी बेकुरल दोस्तों। हेनरी बेकुरल ने क्या किया था, रेडियो सक्रियता की खोज किए थे।
1902 में मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरी क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज से पिंच ब्लेड में 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होता है। याद देखिएगा, यूरेनियम में जो है, या पिंच ब्लेड बोलेगा तो पिंच ब्लेड की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी, मतलब क्यूरी दंपति, याद रखिएगा। मैडम क्यूरी उनके पति थे, पति पियरे क्यूरी, दोस्तों दोनों मिलकर ये क्या किए थे? यूरेनियम से जो खनिज है उससे पिंच ब्लेड के 4 गुना जो रेडियो उपलब्ध किया था। और रेडियम की खोज भी दोस्तों मैडम क्यूरी नहीं किया था, जो आगे आपको दिया है। ये देखिए, रेडियम की खोज अगर बोलेगा, ये भी एक रेडियो सक्रिय तत्व है जिसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। आगे हम लोग आते हैं, आगे क्या है हम लोग का? अब ये पढ़ते होंगे नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, तो ये नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न किससे होता है? तो जो रेडियो सक्रियता दोस्तों है, जो रेडियो सक्रिय देख रहे हैं, उसी से क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा हमें मिलता है दोस्तों। यही क्या होता है? आपका परमाणु बम होता है, आपका हाइड्रोजन बम होता है, जो सूर्य में जो हो रहा है ऊर्जा मिल रहा है उससे हो गया आपका। ये सब दोस्तों क्या होता है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा का ही एक रूप है, याद रखिए। जो बिजली बनता है दोस्तों आपका, ये भी क्या है? आपका नाभिकीय ऊर्जा ही है। लेकिन अब यहाँ पर समझ लें कि जो नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नाभिकीय विखंडन, एक होते हैं नाभिकीय संलयन। अब ये क्या होता है दोस्तों? विखंडन मतलब होता है भाई टूटना, और नाभिकीय संलयन मतलब क्या? जुड़ना होता है। तो जब एक भारी नाभिक, नाभिक मतलब वो समझ गए, न्यूक्लियस हो गया, क्या होता है? 2 भागों में टूटते हैं, 2 छोटे छोटे भागों में टूटते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि एक बड़े परमाणु के 2 छोटे छोटे अधिक 2 से अधिक छोटे छोटे परमाणुओं में विखंडन होना। विखंडन की प्रक्रिया समान रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती है। विखंडन की प्रक्रिया में 2 परमाणु को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। अब वही क्या होता है? विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 लाख से अधिक गुना अधिक होता है। उदाहरण के लिए इस पर काम करता है आपका परमाणु बम। परमाणु बम काम करता है, वो क्या करता है? नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। और ये अनियंत्रित, कभी कभी पूछ देता है कि नियंत्रित होता है कि अनियंत्रित, तो ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। इसको भी ध्यान आपको देना है। उसके बाद बात करते हैं जो नाभिकीय संलयन है। तो इसमें जुड़ना है, तो क्या होता है? 2 छोटा छोटा जो आपका परमाणु होता है, जुड़ करके दोस्तों ये बड़ा परमाणु बनाता है, मतलब कि बड़ा नाभिक बनाता है, वो कहलाता है आपका नाभिकीय संलयन कहलाता है। सिंपल है ना, सूर्य जैसे क्या है? तारों में संलयन की प्रक्रिया होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है? 2 छोटे छोटे बता दिए नाभिक क्या होते हैं, जुड़ करके नए बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस पर दोस्तों काम करता है आपका हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम हो गया, जो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तारों में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ये नाभिकीय संलयन पर दोस्तों काम करता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं जो परमाणु बम है, उसके खोजकर्ता कौन थे? तो ये परमाणु बम है दोस्तों, खोजकर्ता थे रॉबर्ट ओपेन। कहीं कहीं हाइमर लिखा रहता है, कहीं कहीं हिमर लिखा है, तो ओपेन हिमर 1945 में किया था। परमाणु बम की पहली बार प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखे होंगे, मतलब देखे तो नहीं होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर अमेरिका ने क्या किया? जापान पर दोस्तों इसका इस्तेमाल किया था पहली बार। 2 बार किया था। एक बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो है जापान का एक नगर वहाँ, और उसके 3 दिन बाद आपका 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर दोस्तों, मतलब तहस नहस कर दिया। जो इसका प्रभाव दोस्तों आज भी आपको देखने के लिए मिलता है। आगे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम बोलेगा आविष्कारक कौन थे दोस्तों? तो ये एडवर्ड टेलर थे, जो यूएसए के थे। 1952 में इसका इस्तेमाल मतलब कि इसको बनाए थे। निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम के बारे में बता दिए थे, वह ट्राइटियम है। ये नाभिकीय संलयन द्वारा दोस्तों क्या होता है? बनता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण और जो आपका अवकरण होता है, इसको अपचयन बोलते हैं, इसको उपचयन बोलते हैं, इसको अपचयन बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन बोलते हैं। अब ये सर क्या होता है, तो इसको हम समझाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं एक नया पेज लेकर के। आइए बात कर रहे थे हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण का। ऑक्सीकरण क्या होता है? अवकरण क्या होता है? तो सबसे पहले सर हम बात करेंगे ऑक्सीकरण का, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब ये सर ऑक्सीकरण क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से मतलब जुड़ाव। क्या होता है? ऑक्सीजन से जुड़ना। ऑक्सीजन से क्या होता है? जुड़ना। ऑक्सीजन से क्या होता है? जुड़ना। तो जब ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं तो क्या निकलेगा बाहर? तो दोस्तों हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन क्या निकलता है? बाहर निकलना। ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन से जुड़ते हैं और हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकलता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का हम लोग त्याग करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो परमाणु होता है, क्या करते हैं? त्याग करते हैं। और जो ऋणात्मक होता है दोस्तों उससे जुड़ते हैं। कौन? आपके ऑक्सीकरण की क्रिया में दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है कि क्या होता है? ऑक्सीजन से जुड़ाव होता है। ऑक्सीजन से जुड़ने के कारण क्या होता है दोस्तों? आपका भोजन का पाचन होता है। और देखते हैं कि जंग लगता है। जो जंग लगता है वो भी क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण की क्रिया है, क्योंकि उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ाव उसमें क्या इसलिए क्या हो रहा है? उसमें जंग लग रहा है दोस्तों। तो ये सब क्या है? घटना जो है आपका क्या है? ऑक्सीकरण का ही ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जब ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। इसी का उल्टा जब आएंगे हम लोग अवकरण में, क्या आएंगे? अवकरण में।
तो जो इसी का बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। जैसे हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन पे जुड़ रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो क्या जुड़ेगा सर, तो इसमें जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जुड़ना, समझे। और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, वो त्याग रहा था, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दोस्तों ग्रहण करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। कौन, अवकरणीय क्रिया में। ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, कुछ ही याद रखिएगा। लेकिन यहाँ एग्जाम में तो ये पूछता ही पूछता है, लेकिन आपसे एग्जाम में ये इससे ज़्यादा पूछता है कि आपको कोई मतलब कि एक इक्वेशन दे देगा और उसमें बोलेगा ना कि भैया इसका आप निकाल के दिखाइए क्या, तो ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बताइए। जैसे मान लीजिए कि हम एक कोई तत्व दे दिए, जैसे कि पोटेशियम हो गया, ये आपका मैग्नीशियम हो गया, और यहाँ पर दे दिया ऑक्सीजन दे दिए। अब यहाँ पर पूछ दिए आपसे ना कि भैया बताइए जो ये मैग्नीशियम है, ये सॉरी मैग्नीशियम मैग्नीज जो है, इसका बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालिएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। अब ये सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नया चीज़ क्या बता रहे हैं आप, तो बिल्कुल हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसको समझिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्या बात किए हम, इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे होता है अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या, तो आपको परमाणु संख्या में, जैसे मान लीजिए कि सोडियम का बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, किसका, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है भैया, तो सर इसका 11 होता है। तो जब इसका निकालेंगे हम, तो इसको हम क्या करते हैं, घर में फजाते हैं, मतलब कि घर में फजाते हैं। तो पहला घर में कितना होता है, दूसरा घर में कितना, तीसरा घर में कितना होता है। तो अगर आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे, अभी आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे, तो आवर्त सारणी का जो पहला आवर्त है उसमें कितने तत्व होते हैं, 2 होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहला में 2 लिखेंगे, दूसरा में कितना होता है दोस्तों, 8 होते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। तो देखिए 2 और 8 कितना, 10 हो जाएगा, इसके पास कितना है, 11। तो लास्ट घर में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब कि 1 हो जाएगा, तभी 11 होगा ना, 2 8 1, इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, किसी भी तत्व को निकालने के लिए देगा तो उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना अलग अलग घर में, अलग अलग घर में, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अलग अलग घर क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना दोस्तों आपको जो आवर्त सारणी है उसके बारे में पता होना चाहिए। पता होना, थोड़ा सा बताएंगे आवर्त सारणी करके हमको अलग से पढ़ना है। आप जब देखते होंगे जो आवर्त सारणी है उसमें कुछ रेखाएं खड़ी होती हैं और कुछ पड़ी होती हैं। कुछ खड़ी मतलब कुछ घर होते हैं, कुछ पड़े घर होते हैं। तो यहाँ पर हम 7 घर बनाते हैं, बन गए क्या 7, 1 2 3 4 5 6, एक नीचे बना दिए 7। इसमें देखते होंगे ये जो पड़ा हुआ इस तरह का, इसको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं, इस तरह से इसको हम बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। तो आपका जो भी वर्तमान में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, उसमें आपको 7 आवर्त दिखेंगे, और इस तरह से खड़ा जो है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं वर्ग बोलते हैं, जो खड़ा है उसको वर्ग बोलते हैं। तो 18 वर्ग मिलेंगे। तो हमको मतलब है किससे, तो आवर्त से मतलब है। तो जो पहला आवर्त है उसमें आपका 2 क्या है, 2 एलिमेंट मतलब 2 तत्व है। दूसरा में आपको 8 है, तीसरा में आपको 8 है। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में दोस्तों 32, और जो फातिमा है दोस्तों वो अनकम्प्लीट है, मतलब अपूर्ण है, मतलब पूरा दोस्तों नहीं है, याद रखिएगा। 2 8 8 18 18 32 याद रखिएगा। आपसे कभी पूछ देगा कि छठा आवर्त में कितना तत्व है, तो 32 है। पांचवा आवर्त में कितना है, तो 18 है। तो सबसे बड़ा आवर्त कौन है, तो छठा है, कितने, इसमें 32 तत्व है। तो याद रखिएगा इस तरह से। इसी तरह से अब याद रखते हैं ना दोस्त, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, क्योंकि जितने भी तत्व है कम से कम आपको 20 तक याद रखना है। कितना याद रखना है, 20 तक। पहला बता दिए 2 8 8 18 18 32, सातवां क्या है, अपूर्ण है। सातवां क्या है, अपूर्ण मतलब अनकम्प्लीट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं के, ये एल एम, ये आपका एन हो गया, मतलब इस तरह से नहीं बांटिएगा, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू, इस तरह से बटा हुआ है। तो के में आपका 2 होता है, 2 यहाँ 8 होता है, यहाँ 18 होता है, इसमें 32 होता है। उसी तरह से आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे मुख्य रूप से चल रहे के एल एम एन 2 8 18 32 है, 18 18 32 होता है, याद रखना है इसको आपको। अब कैसे, तो बताएं कि 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद होना चाहिए। कैसे निकालिएगा, तो किसी भी तत्व को उठा कर देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैं अभी उठाएं सोडियम को, सोडियम उठाएं, अब उठा लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस कितना होता है, तो फास्फोरस का होता है पी, सर कितना होता है इसका, 15 होता है। अब इसको हम तोड़ेंगे, तो पहला घर में कितना, 2 सर, दूसरा घर में कितना, 8, तो बाकी जो बचेगा दोस्तों आपका अगला घर में हो जाएगा। तो अगला घर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 8 10 5 15, यही क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।
तो जो अंतिम जो घर होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम लोग संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है दोस्तों, ये जितने भी तत्व होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल मतलब कि अपने आप को, मतलब सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। जैसे आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, किस लिए? ताकि आपका क्या, आपका परिवार स्टेबल हो जाए। तो इस तरफ जितने भी तत्व होते हैं ना, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल कैसे करेंगे? तो अपने घर में दोस्तों क्या करेंगे, या तो किसी से कर्जा लेकर के 8 कर लेंगे, नहीं तो किसी को कर्जा दे करके दोस्तों अपना जो ये उससे पीछे वाला जो घर है उससे 8 अपना पूरा कर लेंगे। तो कर्जा कौन देगा? जो दोस्तों जो छोटा रहेगा ना, वो कर्जा देगा। मतलब जिसके पास 1 2 है वो कर्जा देगा, या जो धातु होते हैं वो कर्जा देते हैं। याद रखिएगा, वो आगे बताएंगे हम, अभी बस इतना याद रखिए क्या होते हैं। तो ये चलिए बताते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा आपको निकालने में। तो आपको बता दिए 2 तरह के तत्व, मतलब कि धातु अधातु के बारे में पता होगा आपको कि धातु है और अधातु है, धातु और अधातु। तो जो धातुएं होते हैं ना दोस्तों, उसके घर में 1 2, अंतिम घर में 1 2, जिसके मतलब जिसके घर के अंत में 1 और 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, वो कहलाते हैं धातु। और जिसके घर में दोस्तों 2 से अधिक है, 3 4 5 इस तरह से रहेंगे, क्या कहलाएंगे? आप क्या? धातु कहलाएंगे। तो जिसके पास 1 और 2 रहते हैं ना दोस्तों, वो क्या करता है? अधातु को देता है अपने आप, मतलब स्टेबल होने के लिए, कि ले भाई तुम ले अपना स्टेबल हो जाओ। मतलब क्या करो, अपना भी तुम अपना सरकारी नौकरी पा जाओ, तो भले ही हमारे सिफारिश से पाओ, लेकिन तुम पा लो। वही क्या कहलाता है? आपका कहलाता है दोस्तों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग संयोजकता के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे आपका बॉन्ड बनता है, बॉन्ड आगे हमको पढ़ना है, रासायनिक बंधन, उसे बताएंगे। लेकिन अभी बस खाली आप याद रखिए यहाँ पर कि आपका कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। जैसे मान लीजिए कि बताएं सोडियम, तो सोडियम कितना होता है? 11 होता है। कितना? परमाणु संख्या 11। इसको तोड़ेंगे कैसे? तोड़ेंगे 2 8 और 1। तो आप समझिए कि इसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल कोई इसको 7 तो देगा नहीं, 7 तो देगा नहीं। तो क्या करता है दोस्तों, ये अपना 1 जो है वो दे देता है। सबसे पहले क्या है? धातु है। तो बताएं कि जो देने का काम करता है, जो त्यागने का काम करता है धातु करता है, जो ग्रहण करने का काम करता है वो धातु करता है। तो ये अपना क्या करता है, जो क्या कहते हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मतलब धातु को, कि जो भाई तुम अपना स्टेबल हो जा। जिसके पास 7 रहता है ना, वो क्या करता है? ले लेता है इससे और अपना आपको स्टेबल कर लेता है, मतलब सरकारी नौकरी में दोस्तों वो भी अपना चला जाता है। तो ये अपना त्याग देगा, तो कितना इसके पास बचेगा? 2 और 8 स्टेबल हो गया। क्योंकि बता दिए कोई भी जो तत्व होते हैं वो अपने आप को 8 पर दोस्तों अच्छा महसूस करते हैं। मतलब 8 अगर उसके अंतिम घर में है तो मतलब उस चाहता है कि ये सरकारी नौकरी मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये सिंपल, इस तरह से आप इसको याद रखिए। तो जब ये आपको पता जब हो गया, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्या? आसानी से निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ऐसा भी अभी एग्जाम्पल लिए थे हम, क्या लिखे थे? पोटेशियम लिए थे, मैग्नीज लिए थे और आपका O4 लिए थे। अब इसमें पूछे थे कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो पोटेशियम कितना होता है भाई? तो पोटेशियम का होता है सर 20 होता है। तो 20 को तोड़ लीजिए, तो पहला घर में 2, सॉरी पोटेशियम का 19 होता है, तो पहला घर में 2 हो जाएगा, इसे लिख लीजिएगा। पहला घर में 2 हो जाएगा, लास्ट घर से हमको मतलब है। पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 है, तीसरा घर में फिर 8 है। 9 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 8 है, 2 8 8, मतलब बताया कि 8 पे क्या करता है? अपने आप को स्टेबल करना महसूस करता है। तो 2 8 8 और फिर कितना बचेगा आपका? 1। जैसे मान लीजिए कि 19 है, तो 2 8 8 है, और फिर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 8 10 10 18 1 19। अब जिसके पास 1 रहेगा ना दोस्त, वो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1, क्योंकि देने का काम करेगा। जो लेने का काम करेगा उसके पास -1 हो जाएगा। याद रखिएगा, जो लेगा, क्योंकि यहाँ पर लेने का काम नहीं करेगा, वो आपका उसमें काम करता है, बॉन्ड जब बनाता है वहाँ पर काम करता है। यहाँ पर हमको बस निकालना है क्या? इसका निकालना है मैग्नीज का। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, आप समझा रहे हैं आपको। पोटेशियम हो गया, ये मैग्नीज हो गया, और आपका ये O4 हो गया। तो ये पोटेशियम यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना हो गया? +1 हो गया। यहाँ पर क्या कीजिएगा? मैग्नीज है, इसको मान लीजिए X, क्या मान लीजिए? इसको हम X मान लेंगे। नहीं मानना तो इसको वही छोड़ दीजिए, M और N छोड़ दीजिए। अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना होता है? 2 और 6 होता है। मतलब कि पहला घर में 2, ऑक्सीजन का 8 नंबर होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका 8 होता है। तो पहला घर में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दूसरा घर में कितना? 6 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? किसी से 2 लेगा, 6 तो किसी को देगा नहीं, ये क्या करेगा? 2 लेगा। तो जब 2 लेगा तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए और -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर -2। लेकिन ये ऑक्सीजन के वो है, ऑक्सीजन से 4 गो है, मतलब ऑक्सीजन इस तरह से 4 गो है। तो क्या कीजिएगा? 4 से गुना कर दीजिएगा, 4 से गुना कर दीजिएगा। अब इसको जब सॉल्व जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, +1 या प्लस छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैग्नीशियम को मैग्नीज छोड़ दीजिए, और ये क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -8। तो जो आपका इक्वेशन बना, क्या बना? +1, यहाँ मैग्नीज हो गया, यहाँ आपका मैग्नीज हो गया, और -7 हो गया। अब बराबर में ले लीजिएगा 0, क्योंकि आपको निकालना है ये।
अब जीरो क्यों लेते हैं तो बता भी देंगे जीरो क्यों लेते हैं। तो घटाइए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 8 था भाई, यहाँ 8 था। यहाँ मैग्नीज कितना हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीज माइनस हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 0। तो मैग्नीज का आपका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो कितना आ जाएगा भाई, +7। कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको एक एग्जाम्पल लेकर के आओ समझाते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं हम मीथेन का लेते हैं CH4। इसमें आपसे पूछे ना भैया इसका निकालिए, किसका, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। यहाँ पर देखिए अगर किसी के माथा पर नहीं दिया है ना माइनस प्लस या माइनस नहीं दिया है ना, तो समझिए ना दोस्त उसका क्या है, उसका बराबर लीजिएगा, 0 लीजिएगा। अगर माथा पर दे देगा -1 इस तरह से, तो इसका ऑक्सीकरण कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बराबर में क्या लीजिएगा, -2 ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा, -2 ले लीजिएगा। अगर 1 देगा तो क्या लीजिएगा, -1 लीजिएगा। याद रखिएगा इस तरह से, इसको भी याद रखिए। तो हम बोले CH4 आप निकालना है इसका, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो C हो गया +1 हो गया। तो हाइड्रोजन कितना दोस्तों आपका 4 है, तो इसमें क्या कीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा। अब यहाँ पर सोचिएगा सर यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस दें कि माइनस दे, तो हाइड्रोजन क्या करता है दोस्तों, देने का काम करता है। तो बराबर कितना होगा, 0 हो जाता है। कार्बन कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा -4, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो अगर कभी प्रश्न ऐसा आ जाएगा जिसका पूछेगा उसको x मान लीजिएगा, ना तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। बाकी का आप जो आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है जो अंतिम घर में है उसको लेकर के बनाइएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑक्सीकरण अवकरण समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन से जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का मतलब निकलना दोस्तों आपका अवकरण कहलाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और ये जब घटना दोनों साथ होगा ना, मतलब ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन का और आपका रिडक्शन का जो घटना दोनों जब एक साथ होता है उसको कहते हैं रिडॉक्स। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों हम लोग बोलते हैं। तो चलिए ये भी आप समझ में आ गया होगा। अब क्या है आपका नीचे कुछ है क्या भाई, नीचे तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ दिया है पॉइंट, इसको भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पर दिया है कि -273 डिग्री सेल्सियस, इसी को बोलते हैं परम शून्य ताप। -273 पॉइंट होता है 15, ठीक ना। तो यहाँ पर 273 दिया, कोई बात नहीं है। 0 केल्विन के परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप क्या मतलब बता दिए थे कि इससे नीचे तापमान नहीं हो सकता। अगर कोई बोल रहा है आपसे कि -300 डिग्री टेम्परेचर है लो भाई वहाँ पर, तो इसको नहीं मानिएगा, इसको नहीं मानिएगा, क्योंकि यही क्या है, परम शून्य ताप है। जब बैरोमीटर का पारा क्या होता है, पारा की ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है, तो उस वायुमंडलीय दाब का सामान्य दाब या सामान्य दाब मतलब कि जो आपका जनरल दाब होता है, आपका प्रेफर होता है वो, या एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आपसे सिंपल एग्जाम में पूछ देगा कि एक वायुमंडलीय दाब क्या है, तो यहाँ पर 760 जो मिलीमीटर है दोस्तों, उसके जो बैरोमीटर का पाठ्यांक जो रहता है, जो पारा वो इतना अगर रहता है तो वो कहलाता है आपका एक वायु दाब। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपका आया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अम्ल क्षार लवण पे। अम्ल क्षार लवण क्या है तो उसको देख लेते हैं। अम्ल क्या होता है, तो अम्ल आप पढ़े होंगे, अम्ल सर स्वाद में खट्टा होता है, क्या करता है ये, नीला पशु को लाल कर देता है। तो वही चीज़ें यहाँ भी याद रखना, कोई बड़ी बात यहाँ याद रखना नहीं है। जैसे कि अम्ल के बारे में क्या है, तो ये पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन उत्पन्न करते हैं, मतलब कि जल में अगर घोलिएगा तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को दोस्तों मुक्त करेंगे, अम्ल कहलाते हैं। ये मतलब कि आर्हेनियस का नाम सुने होंगे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दोस्तों ये सिद्धांत दिया था। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। आर्हेनियस का नाम सुने होंगे, ये क्या थे, स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये मिथाइल ऑरेंज या नीले लिटमस को दोस्तों क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। इनका सिद्धांत जरूर याद रखिएगा, क्यों ना आपका ये जो आर्हेनियस जो है आपके, जो क्या बोले थे कि अगर किसी भी अम्ल को जल में घोलते हैं, अगर वो धन आयन मतलब कि हाइड्रोजन आयन ग्रहण देता है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन देता है, वो कहलाता है क्या, अम्ल कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा। और जो क्षार होगा दोस्तों क्या करेगा, आपको OH- देगा। क्या करेगा, OH- देगा। ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि ये बता दिए कि मिथाइल ऑरेंज या नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देता है। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे कि अर्थ जो वायर होता है, जो अर्थिंग का तार होता है, वहाँ पर दोस्तों जब मतलब कि अर्थिंग ठीक से नहीं मिलता है, बोलते हैं ना कि वोल्टेज कम है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अम्ल का ही पानी डालते हैं अर्थिंग में। इसका पीएच बनकर तो 7 से कम होता है। पीएच स्केल क्या था उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये सब चीज़ें याद रखिए। क्षार क्या होता है, उसके बिल्कुल विपरीत होता है। ये क्या जल में घुल करके आपका OH देता है, जिसको हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं। ये क्षार कहलाते हैं। आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत इसको कहते हैं दोस्तों, इसका स्वाद कड़वा होता है। और यह करता है, जो फिनेल्फ्थीन जो होता है और गुलाबी, और जो लाल लिटमस होता है पेपर, उसको नीला दोस्तों कर देते हैं। क्या करते हैं, नीला कर देता है। और मिथाइल ऑरेंज होता है दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग, पीला कर देता है दोस्तों। ये सब सूचक है।
और इसका pH मान क्या होता है दोस्तों, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। 7 रहेगा दोस्तों हो जाता है न्यूट्रल, जिसको हम लोग बोलते हैं पानी। pH वैल्यू क्या होता है, अब pH वैल्यू है तो चलिए समझाते हैं। एक दोस्तों क्या होता है हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन मापने के लिए दोस्तों एक होता है pH स्केल, जिसको 1909 में एक सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि एक स्केल रहेगा भैया, ठीक है, बीच में आपका 7 रहेगा, ये 0 से लेकर के आपका 14 भाग में रहेगा बटा हुआ। तो 7 से नीचे क्या होगा, ये कहलाएगा आपका एसिड, मतलब कि अम्लीय कहलाएगा। 7 से नीचे क्या होगा, अम्लीय कहलाएगा। और 7 से जैसे ऊपर चढ़ेगा क्या होगा, बेस कहलाएगा, मतलब क्षार कहलाएगा। अब 7 रहेगा दोस्तों क्या कहलाएगा, आपका न्यूट्रल कहलाएगा, जिसको उदासीन कहेंगे। क्या कहेंगे, उदासीन। और जो 7 है किसका pH मान है दोस्तों, पानी का है। जो आपका पानी है उसका pH मान कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो 7 से नीचे जैसे जैसे नीचे आएगी दोस्तों, 7 से नीचे 6 हो गया, 5 हो गया, 4, 3, 2 इस तरह से आएंगे। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा 0 के करीब दोस्तों, तो क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। और जैसे जैसे 7 से ऊपर जाइएगा ना तो ज़्यादा क्षारीय होगा, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से ऊपर क्या होता है, क्षारीय, 7 क्या होता है, उदासीन होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे तो कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जिसमें पूछता है आपसे कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे आपका सिरका है, तो सिरका में क्या होता है, आपका एसिटिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी कहते हैं, ये किसमें पाया जाता है, तो आंवला हो गया, खट्टे पदार्थ होते हैं आपके, खट्टे फल, प्याज, इसमें। फिट्रिक होते हैं संतरा, नींबू आदि खट्टे फल में होते हैं। मैलिक अम्ल होता है सेब में आपका। टार्टरिक अम्ल होता है इमली, अंगूर, कच्चा आम हो गया ये। ऑक्जेलिक अम्ल होता है आपका किसमें, टमाटर में, पालक में, चने के पत्ते में, पत्ती जो होता है वो। लैक्टिक अम्ल दही में। मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में। मेथनोइक अम्ल या उसी को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फास्फोरिक अम्ल होता है कोका कोला में। और ब्यूटारिक अम्ल होता है मक्खन में। दोस्तों ये कुछ है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछता है एग्जाम में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लवण की बात करें, लवण क्या होता है सर, तो जब आप क्षार को, मतलब कि वही भस्म को और जो अम्ल है उसको मिलाइएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, आपका लवण बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन लेकर आप समझा देते हैं। जैसे आपका अम्ल क्या होता है, जैसे आपका HCl क्या आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आपके अमाशय में इसका निर्माण होता है दोस्तों। क्षार क्या होता है आपका, HCl हो गया। और आपका क्षार की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ये हो गया अम्ल, ये हो गया आपका क्षार। अब इसको जब मिलाइएगा तो एक नया क्या बनेगा, आपका बनेगा पदार्थ, मतलब कि प्रोडक्ट बने, क्या बनेगा, तो ये बनता है क्या, तो यहाँ से बन जाता है आपका NaCl। क्या बनता है, NaCl बन जाएगा। और क्या बन जाएगा आपका H2O, मतलब बन जाएगा पानी। मतलब कि जब भी आप अम्ल और क्षार को मिलाइएगा ना तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। और साथ साथ क्या बनेगा, पानी बनेगा। क्या बनेगा, लवण और पानी, लवण और पानी बनेगा दोस्तों। याद रखिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया भी दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं। ये भी ध्यान देने वाली आपको बात है कि बोले उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो लवण और आपका क्या बनता है, जल बनता है। ये लवण जो है आपका, जो नमक पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, ये NaCl उसी का सूत्र है दोस्तों, ये जल का सूत्र है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो लवण कैसे बनता है आपको बता दिए, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लवण दिया है तो उसको याद रखना है। जैसे देखिए आपका NaCl, जिसको हम नमक बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। अगर कॉस्टिक सोडा बोलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, याद रखिएगा। और आगे आते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया आपका, जिसको धोवन सोडा के नाम से जानते हैं हम लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया बेकिंग सोडा। धोवन सोडा मतलब कि धोने वाला सर्फ जिसको बोलते हैं। ये याद रखिएगा, इस फार्मूला ये सब आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आपको। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया KNO3, आपका गन पाउडर में, आतिशबाजी में लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉपर सल्फेट हो गया CaSO4.5H2O, जो कीटनाशक में हम लोग विद्युत लेपन में काम करते हैं। पोटास एलम या फिटकरी का फॉर्मूला देख लीजिए, इतना लंबा चौड़ा, ये आपको पूछेगा नहीं, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, नज़र में बैठा लीजिए, ताकि एग्जाम में कभी दे भूल चूक से तो आप कर सकें। आगे है अमोनियम क्लोराइड, या इसी को बोलते हैं नौफादर, जो उर्वरक कपड़ों की रंगाई में दोस्तों काम आता है। अब आते हैं हम लोग क्या, जो आपका अकार्बनिक रासायनिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बारे में, जिसमें हम लोग मेंडली के आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आवर्त सारणी से शुरू करेंगे, तो आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम एक नया पेज लेंगे, क्योंकि आवर्त सारणी में यहाँ पर तो कुछ संक्षिप्त में दिया, लेकिन थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा जानकारी दें, थोड़ा बेहतर, ताकि आपको कोई एग्जाम में अगर उससे प्रश्न आ जाए तो छोटे दोस्तों नहीं, इसलिए एक नया पेज ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी सभी बच्चों ने देखा होगा, तो जितने भी हमारे भाई हैं बहन हैं उन्होंने देखा होगा कि आवर्त सारणी कैसा होता है। तो देखे होंगे कि अगर 9th 10th में अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको आवर्त सारणी दिखता होगा। तो ये आवर्त सारणी की कहानी की अगर बात करें तो ये आवर्त सारणी कैसे आया हमारे समक्ष, तो पूरी कहानी तो बताएंगे, लेकिन कुछ सिद्धांत बताएंगे। जैसे एक सुने होंगे त्रिक सिद्धांत, त्रिक सिद्धांत सुने होंगे। ये त्रिक सिद्धांत क्या था सर?
त्रिक के बारे में। तो त्रिक विधान किसने दिया था? तो ये दिया था डोवे राइनर नाम सुन लीजिएगा। त्रिक विधान मतलब कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो तत्व थे, तत्वों को 3-3 समूह में दोस्तों सजाया था, 3-3 के ग्रुप में बना करके सजाया था। और इनका कहना था ना, ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान जो एटॉमिक मास था, इसके अनुसार एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या किए थे इन्होंने तत्वों को दोस्तों सजाया था। और इनका मानना था कि जो 3 तत्व है, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इनका मानना था कि पहला तत्व और तीसरा तत्व को जोड़ेंगे और उसका जब औसत निकालेंगे ना भैया, तो जो बीच वाले तत्व है ना उसके बराबर आता है। जैसे 1 और 3 कितना होता है? 4, 4 में अगर औसत निकाले कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या किया था उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, इसी को कहते हैं त्रिक नियम। तो ये समझ में आ गया होगा त्रिक नियम क्या है। अगला एक आते हैं न्यू लैंड, क्या आते हैं? न्यू लैंड्स बोलते हैं या न्यू लैंड भी याद रखिएगा। इनका दोस्तों एक आता है अष्टक, क्या आता है इनका? अष्टक सिद्धांत, याद रखिएगा। सिंपल आपसे पूछता है एग्जाम, अष्टक सिद्धांत किनका है? तो न्यू लैंड्स का दोस्तों। इन्होंने क्या किया? तत्वों को दोस्तों 8-8 का ग्रुप में बनाया था। क्या बनाया था? 8-8 के ग्रुप में इन्होंने बनाया था। अब सर इनके दिमाग में कैसे 8-8 ग्रुप क्या है? तो आप एक संगीत का एक धुन सुनेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसमें देखते होंगे 8 क्या है? 8 मतलब कि इसमें अक्षर है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इस तरह से क्या किया था दोस्तों, इसी तरह से जो संगीत का जो 8 जो ये कहिए कुछ भी शब्द हैं, उसके अनुसार क्या किए थे इन्होंने तत्वों को दोस्तों सजाए थे। और इनका कहना था कि जो पहला तत्व है भैया और जो 8वां तत्व है, इसका गुण दोनों का समान है, गुण दोनों का समान है। लेकिन दोस्तों इनका जो जो सजाया था ये एटॉमिक मास मतलब कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही सजाया था। पहला भी जो बना रहे थे वो भी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, दूसरा भी आया है वो भी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान दोस्तों। तो दोस्तों इनका जो सिद्धांत था ना, ये बस कैल्शियम तक ही लागू होता था, मतलब कि जो तत्व 20 है वहीं तक ये लागू होता था दोस्तों, आगे नहीं था। लेकिन इनके समक्ष में कुल 56 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व थे? 56। अभी तक कोई भी आवर्त और जो वर्ग है उसकी बात नहीं किया। लेकिन आगे आते हैं एक कौन? मेंडलीव। कौन आते हैं? अब आते हैं मेंडलीव साहब। ये जो मेंडलीव साहब हैं, इनको इसलिए आपको कहते हैं आवर्त सारणी का जनक दोस्तों। इन्होंने तत्वों क्या किया? तत्वों को दोस्तों घर दिया। क्या दिया? रहने के लिए घर। कहा कि नहीं भैया इनसे पहले जो आए उन्होंने तो बस ऐसे ही करके चल रहे हैं, लेकिन आपको हम घर में रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, मेंडलीव ने एक बनाया घर में दोस्तों जगह दिया क्या? एक आवर्त का और एक दिया वर्ग का। अब ये सर आवर्त वर्ग क्या होता है? तो आप देखते होंगे कि आपको इस तरह से जो लेटा हुआ रहता होगा आवर्त सारणी में वो कहलाता है आवर्त, और जो खड़ा है इस तरह से वो कहलाता है दोस्तों आपका वर्ग कहलाता है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था इन्होंने क्या किया दोस्तों कि 7 आवर्त क्या बनाए? 7 आवर्त बनाए, याद रखिएगा। जो लेटा हुआ जो था आपका 7 आवर्त बनाए इस तरह से जो लेटा हुआ है। और इन्होंने दोस्तों 9 वर्ग बनाए। क्या बनाया? 9 वर्ग जो खड़ा था इस तरह से इनके समय में, याद रखिए अभी तो 18 है। तो इस तरह से क्या किया इन्होंने घरों में सजा दिया। तो कुल कितने तत्व हो गए इनके समय में? तो 263। कितने तत्व हो गए? 63। 7 नमा 63 याद रखिएगा। इनके समय में ज्ञात थे, उनके समय में 56, इनके समय में 63 था दोस्तों। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कभी पूछता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व थे दोस्तों? 63 तत्व ज्ञात थे, ये ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने दोस्तों बहुत सारा जगह खाली भी छोड़ दिया था कि इनको पता था कि आगे समय में कुछ नए नए तत्व आएंगे। लेकिन इनकी खामियां थी दोस्तों, इन्होंने हाइड्रोजन का दोस्तों स्थान फिक्स नहीं किया था, और ये बहुत सारे चीज़ थे। इसलिए दोस्तों हाइड्रोजन कहा था आवारा तत्व कहा था। क्या कहता है? आवारा तत्व भी हाइड्रोजन के नाम से हमको जानते हैं। आगे हमारा है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो आज हम लोग के समक्ष है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी। जब आपसे पूछ दिया कि आवर्त सारणी के जनक कौन है तो मेंडलीव, लेकिन आधुनिक शब्द लगा देगा ना तो उनका नाम बदल जाएगा। क्या नाम है उनका? मोसले। क्या नाम है? मोसले। कहीं कहीं मोजे लिखता है, ऐसे इनका नाम क्या है? मोसले। इन्होंने क्या किया? सबसे अलग, तीनों से अलग काम किया। तीनों से अलग काम क्या किया सर? इन्होंने एटॉमिक नंबर के अनुसार क्या किया? तत्वों को दोस्तों लिखा। एटॉमिक नंबर के अनुसार, मतलब जो तत्वों का जो एटॉमिक बढ़ता हुआ जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों, उसके अनुसार क्या किया इन्होंने तत्वों को दोस्तों सजाया। बाकी सब वही जो वर्ग था, आवर्त था, उन्हीं का कॉपी करके किए। लेकिन इनके समय में जो 7 आवर्त थे, लेकिन जो वर्ग थे दोस्तों 18 थे। कितने थे? वर्ग 18। ये ध्यान दीजिएगा बातों को, कितने थे? तो ये 7 इनके समय में आवर्त थे और 18 आपके वर्ग थे। इन्होंने इस तरह से इनको सजाया, इसलिए इनको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। प्रमुख बात है कि इन्होंने दोस्तों परमाणु संख्या के अनुसार क्या किया? तत्वों का वर्गीकरण दोस्तों किया। ये याद रखिएगा। बाकी कुछ है आपके कि बोले यार कितने तत्व हैं, कितने कुल तत्व कितने वर्तमान में? तो 118 दोस्तों तत्व है, इसको याद रखिएगा। बाकी जो होगा आपको याद रखने वाला जो चीज़, आपको समझाने वाला चीज़ तो नहीं है। बाकी हल्की धातु कौन है, भारी धातु कौन है, तो ये सब दोस्तों आपको हम बता देंगे वो याद कर लीजिएगा। बाकी एक बार आवर्त सारणी को जरूर देखिएगा, आवर्त सारणी को जरूर देखिएगा। उसमें SPDF ब्लॉक बना हुआ है। जैसे आप देखते होंगे कि वर्ग जो है दोस्तों आपका वर्ग आप देखते होंगे 1 से लेकर 2, जो 1 2 वर्ग है आपका, इसको बोलते हैं S ब्लॉक।
देखेंगे लिखा हुआ होगा, अगर आवर्तसारणी को देखेंगे तो लिखा हुआ रहता है उसमें एस ब्लॉक। जो आपका 13 से लेकर के 18 होता है, या 3 से पहले 12 की बात कर लेते हैं, 3 से लेकर 12 जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। और आपका जो 13 से लेकर 18 होता है उसको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं हम लोग, पी ब्लॉक बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और नीचे देखते होंगे आपका एक लेंथेनाइट एक्टेनाइट होता है जो अलग से पड़ा हुआ है दोस्तों, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो कभी कभी ब्लॉक से भी प्रश्न आपका आ जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं आगे, कोई दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा दोस्तों। आगे क्लास कैसा लग रहा है हमें भी कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको दोस्तों उसका लाभ हो सके, मिल सके। अब कुछ कुछ यहाँ पर दिया है तो उसके बारे में तो समझ गए हम लोग। ये 7 36 कतारें जो है आवर्त करते हैं, ऊर्ध्वाधर कतार को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ये प्रत्येक आवर्त का प्रथम जो सदस्य दोस्तों वो क्षार धातु कहलाता है, अंतिम सदस्य दोस्तों निष्क्रिय गैस कहलाता है। मतलब कि कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पर तो आवर्त सारणी लिए नहीं है, इसमें कहने का मतलब है कि जिस तरह से बनता है ना घर आपका, इस तरह से जो बना हुआ घर है, ये मान लीजिए पहला है, क्या है आपका, ये पहला घर है। और जो लाफ्ट घर है, जो आपका लाफ्ट मतलब वर्ग है, तो ये पहला इसको कहते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। और जो ये अंतिम है इसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय, अक्रिय, नोबल गैस सब बोलते हैं। क्यों दोस्तों बोलते हैं, क्योंकि भैया ये किसी के साथ क्या करता है, बॉन्ड नहीं बनाता है, किसी का पास रिलेशन नहीं है। कहता है कि भैया हमको सरकारी नौकरी मिल चुका है, हमें किसी से मतलब नहीं है, तो अपना तैयारी खुद करो, हमको तैयारी करने से मतलब नहीं है। तो ये जो आपका 18वां वर्ग है जिसमें पढ़ते होंगे आप किसके बारे में, हीलियम के बारे में, नियॉन के बारे में, आर्गन के बारे में, रेडॉन के बारे में, क्रिप्टन के बारे में, जिनॉन के बारे में, ये सब दोस्तों क्या है, तो ये सबको सरकारी नौकरी मिल चुका है। मतलब कि कहिए तो अपने माता पिता से ही मतलब मिल चुका है, वंशानुगत इनको मिल चुका है। तो इस तरह से उनको बॉन्ड ये किसी से नहीं बनाते हैं, ये किसी से बॉन्ड दोस्तों नहीं बनाते, मतलब इससे संबंध किसी से नहीं है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय बोलेंगे, निष्क्रिय बोलेंगे, जीरो गैस, इसको जीरो वर्ग ही बोलते हैं, याद रखिएगा, नोबेल गैस ही बोलते हैं ये 18 को। और उससे पहले जो 17 नंबर वर्ग है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, हाइलोजन। क्या बोलते हैं, हाइलोजन। क्योंकि ये भी दोस्तों क्या होता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए बस इनको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन जो चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं हाइलोजन। कुछ कुछ ग्रुप है उसको याद रखिएगा, आप वो आपके पास अगर होगा वो पीरियोडिक टेबल उसको देखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। बाकी हम लोग यहाँ पर हमारे पास जो है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है आगे। आगे बात करता है दोस्तों, वही बताएं, निष्क्रिय गैस को इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 और 90 से लेकर 3 तक तत्वों को दोस्तों हम लोग आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग कतारों में रखते हैं, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक बताएं, लेंथेनाइट, एक्टेनाइट। शून्य वर्ग के तत्व को उत्क्रिय गैस बताएं, अभी जो ये बताएं निष्क्रिय गैस, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, आपका रेडॉन और आपका आता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग IA उपवर्ग के क्षार धातु अत्यधिक विद्युत धनात्मक एवं जो 7B है उसके उपवर्ग के दोस्तों हैलोजन वर्ग के अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। मध्य सेतु का ये काम करता है। जो 17 वर्ग है आपका उसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। 18 को हम लोग शून्य गैस बोलते हैं। अब दोस्तों ये क्या है, जिस शून्य का सर या अक्रिय गैस क्या है, तो जब भी देखिएगा जैसे मान लीजिए नियॉन है, नियॉन का परमाणु संख्या कितना 10 होता है, कितना था 10 होता है। आपको बताएं कोई भी तत्व क्या होता है अपने आखिरी कक्षा में, मतलब आखिरी जो उसका ऑर्बिट है उसमें अगर उसका 8 आ जाता है तो अपने आप को स्टेबल समझता है, मतलब मजबूत समझता है। तो इसका 10 होता है तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 8। देखिए लास्ट घर में 8 है, 8 पूरा करना चाहता ही है सब, 8 पूरा करना चाहते थे। इसका तो 8 ऐसा ही है, मतलब वंशानुगत ही 8 है। तो इसलिए दोस्तों ये जैसे बॉन्ड नहीं बनाता है, याद रखिएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग आते हैं, अब धातु अधातु के बारे में बात करते हैं। तो आवर्त सारणी हो गया, आवर्त सारणी के बाद धातु अधातु के बारे में बात कर लेते हैं। धातु क्या होता है, धातु क्या होते हैं। धातु दोस्तों जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जिसके बाहरी कक्षा में जो सबसे अंतिम वाला जो 2 8 बांट रहा है उस तरह से 1 या 2 होता है, ये क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और धनायन बनते हैं दोस्तों, वो धातु कहलाते हैं। धातु आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय करने का मतलब इसको पीट के क्या कीजिएगा, पतला से पतला चादर बनाते हैं और पीट के लंबा से लंबा तार खींच सकते हो, तन्य कहलाता है। तो धातु आघात वर्धनीय होते हैं, जैसे सोना चांदी हो गया। सर्वाधिक आपका जो आघात वर्धनीय बोलेगा तो आपका दोस्तों होता है चांदी। क्या होता है, चांदी होता है। सबसे ज़्यादा तन्य बोलेगा तो सोना होता है। क्या होता है, जिससे हम पतले तार खींच सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोना होता है। ये विद्युत और उष्मा के संचालक होते हैं। देखते हैं कि अगर कोई लोहा का धातु आपके पास है, तांबा का है, उसको अगर गर्म कीजिएगा तो क्या होता है, उसमें उष्मा दोस्तों वो भी अगर एक सिरा से गर्म कर दूसरा सिरा भी दोस्तों क्या होता है, गर्म हो जाता है। सर्वोत्तम बोलेगा कौन है संचालक दोस्तों, तो आपका चांदी होता है। कमरे के ताप पर जो ठोस अवस्था में होता है, मतलब कि धातु तो होता है ठोस अवस्था में, लेकिन कुछ अपवाद है। तो धातु होते हुए क्या होता है, द्रव्य रूप में रहते हैं। जैसे कौन है, पारा धातु है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, द्रव्य रूप में रहता है। गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, कमरे के ताप पर दोस्तों क्या द्रवस्था में ये पाए जाते हैं। इसको भी ध्यान देने वाली बात है। अब कुछ महत्वपूर्ण अयस्क है। अयस्क का मतलब कि दोस्तों जिससे हमें धातुएं प्राप्त होती है, जैसे सोडियम क्या है, तो सोडियम दोस्तों आपका साधारण नमक में देखने के लिए मिलेगा। देखिए सोडियम आपको, सोडा एस हो गया जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। चिल्ली सॉल्ट पीटर बोलते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट को।
क्रायोलाइट दोस्तों हम लोग बोलते हैं, और बोरेक्स दोस्तों। ये सब आपको सिंपल एग्जाम दे देगा। चिली सॉल्फेटर किसका अयस्क है, तो सोडियम का अयस्क है भैया, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका पोटेशियम का कौन कौन सा आया, तो पोटेशियम का आपका देख रहे हैं यहाँ पर सिल्वीन हो गया, सोनाइट हो गया, आपका कार्लेनाइट हो गया दोस्तों, इसको याद रखना है। उसके बाद आपका मैग्नीशियम है दोस्तों, इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैग्नेसाइट हो गया, मतलब ये तो आपको नहीं देगा, ये दीजिएगा तो पकड़ ही लीजिएगा आप, लेकिन ये आपको देगा, ये देगा। मैग्नेसाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, कार्नेलाइट हो गया, आपका केजेराइट हो गया, ये सब देगा आपको। कैल्शियम का हो गया, जिप्सम हो गया, लाइम स्टोन हो गया। जिप्सम का सूत्र भी याद रखिएगा, CaSO4.2H2O याद रखिएगा। इसी से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको जब गर्म कीजिएगा तो उसको क्या होगा, 120 डिग्री टेम्परेचर पर, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रूप धारण कर लेता है, जिसका क्या होता है CaSO4.12H2O, क्या होता है, हाफ H2O हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी एल्युमिनियम को पता है कि पढ़ते आ रहे हैं कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। उसके बाद आपका डायस्पोर क्वारेंडम दोस्तों क्या एल्युमिनियम का आपका अयस्क है। टिन का दोस्तों क्या है आपका, टिन का आपको कैसिटेराइट दोस्तों हो गया। लेड का आपका होता है, जिसको सीसा बोलते हैं आप लोग, गैलेना होता है, सीरूसाइट होता है। कॉपर का आपका दोस्तों क्यूप्राइट हो गया, मेलेकाइट हो गया, और एजुराइट हो गया, ये याद रखिएगा। सिल्वर का आपका अर्जेंटाइन केराइजीराइट हो गया आपका, और उसके बाद रूबी सिल्वर हो गया। आयरन का तो पता ही है आपको, 4 होता है जो आपका, हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ये सुने होंगे। उसके बाद आते हैं सिडराइट भी होता है आपका। पारा का याद रखिएगा, सीने बार हो गया आपका। जिंक का दोस्तों, जिंक का हो गया, जिंक ब्लेड हो गया, जिंकाइन हो गया। कैलेमाइन भी याद रखिएगा, जिंकाइन होता है, कैलेमाइन। यूरेनियम का दोस्तों कार्लेटाइट आपका पिंच ब्लेड होता है, मैडम क्यूरी इसी से निकाली थी यूरेनियम को। थोरियम दोस्तों आपका मोजोनाइट याद रखिएगा। मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होता है, इसका यस क्या है आपका, तो मैग्नाइट हो गया आपका। उसके बाद आपका होता है पायरोल्यूसाइट दोस्तों होता है। कैडमियम दोस्तों आपका ग्रेनोकाइट होता है, और सोना का दोस्तों कैल्बेराइट हो गया, और सिल्वेनाइट दोस्तों। इसको थोड़ा सा देखिएगा, दिमाग शांत करके आप बताते हैं। कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है तो अपने दिमाग को शांत कीजिएगा, आराम से दोस्तों याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, याद रखना। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग, अब बात करते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, तो बता दें लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया है तो आपका दोस्तों रासायनिक ये परिवर्तन कहते हैं। वो चलिए बताएंगे, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 4th 5th क्लास से ही। 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन मतलब आपके पास कोई पदार्थ है, उसको दूसरा रूप दे दिए, लेकिन फिर वही दूसरा रूप को क्या किए, पुनः पहले जैसा ले आते हैं, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे आपके पास पानी है, पानी से क्या किया, बर्फ जमा दिए, अब बर्फ से पानी बनेगा ना भैया, हाँ बिल्कुल बन जाएगा सर, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन, पुनः उसी रूप में ले आइए। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि आपके पास कोई पदार्थ है, उसको दूसरा रूप में ढाल दिए, लेकिन उसको पुनः उस रूप में नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास लकड़ी है, लकड़ी को जला दें तो पुनः आप लकड़ी को ले आइएगा, नहीं लाइएगा, वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। सिंपल है, याद रखिएगा, आपके पास ऑप्शन आएगा तो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जंग लगना, तो जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो जंग लगने के बाद मान लीजिए आपके पास कोई लोहा का रॉड है, उसमें जंग लग के दोस्तों क्या हो गया, खराब हो गया, तब उसको पुनः उसी रूप में तो नहीं ला सकते, नए वाले के रूप में बिल्कुल नहीं ला सकते, क्या कहता है रासायनिक परिवर्तन। तो जंग लगने से क्या होता है, लोहे के भार में वृद्धि होती है, ये याद रखिएगा। हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कि जंग लगता है तो क्या होता है, भार में कमी आता है कि झड़ जाता होगा, नहीं ऐसा नहीं है। क्या होता है दोस्तों, ये वृद्धि होती है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका Fe2O3 होता है, जो लोहे में जंग लगने से बना है पदार्थ है। या भूरी परत की लोहे पर जम जाता है। लोहे पर जंग लगने से बचाना है तो क्या करते हैं, हम लोग पेंट करते हैं, एक जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज बोलते हैं, जस्तीकृत बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं दोस्तों। इस पर क्या करते हैं, जस्ते की परत चढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जस्ते की परत चढ़ाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, कुछ यहाँ पर दिया है उसको याद रखते हैं। सिल्वर क्लोराइड, जिसको हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में किया था। फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में किसका निर्माण करते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का, जिसको हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में। कृत्रिम वर्षा करवाना है आपको तो सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। फिल्म वगैरह में कृत्रिम वर्षा होता है दोस्तों, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, कभी अगर वोटिंग करने गए होंगे, अगर आपका 18 साल आयु हो गया होगा, अभी देखिए विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, तो वोटिंग करने जाइएगा तो देखते हैं उस पर एक चिन्हासी करता है, आपको उंगली फिंगर पे दोस्तों क्या करता है, एक इंक लगाता है। वो इंक जो बना होता है तो वो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है दोस्तों। ये इसको हम लोग लूनर कास्टिक बोलते हैं। ये मतदान के समय मतदाताओं के उंगली पर दोस्तों इसका निशान बनाया जाता है, जल्दी मिटता नहीं, याद रखिएगा। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित होता है, मतलब चांदी के चम्मच से आपके माता पिता मना करते हैं अंडा खाने से। क्यों, क्योंकि भले उनके माता पिता पढ़े हुए नहीं, क्या करना है क्या नहीं क्या होता है, लेकिन उनको पता है कि चांदी क्या होता है, जो अंडे में जो उपस्थित गंधक होता है, सल्फर होता है, उससे प्रतिक्रिया करता है और उसका रंग दोस्तों काला हो जाता है, और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो आपके लिए मतलब आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है, और चमड़ को उसको नष्ट करता ही करता है। आगे है प्लेटिनम, का नाम सुने होंगे। प्लेटिनम क्या होता है, तो सबसे कठोर धातु होता है, सबसे कठोर धातु बोलेगा दोस्तों तो क्या होता है आपका, प्लेटिनम होता है। लेकिन सबसे कठोर धातु बोलेगा दोस्तों आपका
तो आपका हो जाता है हीरा। तो सफ़ेद सोना इसको बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है प्लेटिनम को। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट से होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे उत्कृष्ट गैस, इसके बारे में जान चुके हैं हम लोग कि क्या होता है, जो जिसको मतलब कि वंशानुगत जिसको बाप माता पिता के ही नौकरी से दोस्तों क्या होगा, नौकरी मिल गया, उसी सीट पर दोस्तों मिल गया है, वो कहलाता है कि आपका उत्कृष्ट गैस को नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, जिसका लास्ट घर में दोस्तों जो अपने आप में स्टेबल होता है, जिसको किसी से मतलब दोस्तों नहीं है। 18 जो वर्ग है आवर्त सारणी का, वो दोस्तों आपका कहलाता है शून्य वर्ग कहलाते हैं, उसको हम लोग या उसी को बोलते हैं अक्रिय गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं, याद रखिएगा। जैसे हीलियम हो गया आपका, जो 18 में कौन कौन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सब। रेडॉन आपका वायुमंडल में नहीं होता है, बल्कि भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट होता है दोस्तों, उस समय वायुमंडल में क्या होता है, विद्यमान हो जाता है। ये सब अक्रिय गैस है, ये निष्क्रिय गैस है, किसी से मतलब नहीं है। ये इसको हम लोग इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, जीरो गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस ना तो विद्युत धनात्मक होते हैं, ना ही विद्युत ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि उसको लेना देना किसी से है ही नहीं, किसी से लेना देना नहीं है। रेडॉन के बारे में बताएं, ये रेडियो धर्मी उत्कृष्ट गैस है, जो प्रकृति में दोस्तों नहीं पाई जाती है, प्रकृति में नहीं पाई जाती, लेकिन भूकंप वगैरह ये सब आएगा तो उस समय आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे क्या है, आगे अक्रिय गैस की खोज बोले किसने किया था, तो लोकेयर, रेले, रैमजे महोदय ने, तीनों ने मिले को दोस्तों खोजा किए थे, लेकिन कई कई देता है आपको सिर्फ रैमजे देता है, तो रैमजे का नाम याद रखिएगा। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों की सर्वाधिक मात्रा किसकी है, तो ऑर्गन की है। ऑर्गन मतलब कि आपका जो नाइट्रोजन आपका 78% है, ये आपको पता है। उसके बाद क्या ऑक्सीजन है, कितना है आपका, तो आप 21% मान लीजिए, ऐसे 20.99 है। उसके बाद आपका दोस्तों आर्गन ही है, क्या है, आर्गन है आपका कितना, तो 0.93 है प्रतिशत है। उसके बाद आपका आता है CO2 0.03%, याद रखिएगा। तीसरा नंबर पे क्या आता है, ऑर्गन ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, अक्रिय गैस है, ये भी याद रखना है। वायु में भरने के लिए दोस्तों हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को क्या करते हैं, वर्तता मतलब प्राथमिकता देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, ये दोस्तों हीलियम जो होता है वायु के साथ दोस्तों विस्फोटक नहीं बनाता है, मतलब विस्फोट दोस्तों पदार्थ नहीं बनाता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, हीलियम का इस्तेमाल करते हैं, जो एक अक्रिय गैस है। गोताखोर जो होते हैं, जो पानी में जो डुबकी लगाते हैं, देखते हैं अपने पास ले आते हैं ऑक्सीजन के लिए, गैस सिलेंडर ले आते हैं, अपने पीठ पे लाते रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है, सांस लेने के लिए, तो उसमें ऑक्सीजन होता है, हीलियम होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन और हीलियम होता है। या आप देखते हैं कि किसी को दमा की बीमारी होती है, दमा की बीमारी होती है, तो बीमारियों में दोस्तों रोगियों को इलाज करने के लिए कृत्रिम श्वसन दिया जाता है, तो भी क्या होता है, ऑक्सीजन और हीलियम का ही मिश्रण होता है, इसको भी ध्यान देना है। वो किस अनुपात में मिला होता है सर, तो 1.4 अनुपात में दोस्तों मिला होता है गोताखोर का, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि जो विद्युत मरकरी होता है, उसमें आर्गन और पारा के नियॉन के साथ मिलाकर दोस्तों क्या करते हैं, उसमें हम लोग भरते हैं, वो आकर्षक रंग देने के लिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो बल्ब और ट्यूबलाइट होते हैं, ट्यूबलाइट में मुख्यतः आर्गन और पारे की वाष्प भरी हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, ये भी है। विद्युत बल्ब जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजन और आर्गन गैस मिल करके दोस्तों इसमें भरा जाता है। अब बात करते हैं वाटर के बारे में। जो भी पॉइंट मतलब जो भी टॉपिक बचा रहा है उसको अंत में बताएंगे, जो हमारे पास यहाँ पर है उसको बताते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास टाइम भी दोस्तों कम है, लंबा वीडियो हो गया, थोड़ा सा बता देते हैं, ये बता देते हैं फिर हमारा हो जाएगा। वाटर क्या होता है, वाटर के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, उसको तो आगे बढ़ते। एक होता है मृदु मतलब सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, मतलब कि अब ये लवणीय जल मतलब लवणीय जल बोलेंगे, और या उसको बोलते हैं अलवणीय जल बोल सकते हैं। तो मृदु जल क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, आप अगर साबुन को घोल रहे हैं तो साबुन आसानी से क्या होता है दोस्तों, झाग दे रहा है, तो वो कहलाता है आपका मृदु। और जो आसानी से झाग नहीं दे रहा है क्या कहलाता है दोस्तों, आपका कठोर जल कहलाता है। अब ये पानी पीने जो होता है, मतलब जो पानी पीते हम लोग यूज़ करते हैं ना घर में, वो क्या होता है, आपका मृदु जल ही होता है। अब समुद्र का पानी लाकर उसमें साबुन घुलेगा तो नहीं घुलेगा, वो आसानी से दोस्तों झाग नहीं देता, याद रखिएगा। तो इसमें शरीर की वृद्धि होती है, आवश्यक खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं दोस्तों। और ये जिसमें होते हैं इसमें मैग्नीशियम एवं कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो घुले होते हैं, और क्लोराइड एवं सल्फोनेट के लवण भी उपस्थित होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये आपका कठोर जल होता है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, कठोर जल होता है ये भी दो तरह के होते हैं, एक अस्थायी कठोरता होता है, एक अस्थायी कठोरता होता है। अस्थायी एक अस्थायी टेम्पोररी होता है, एक आपका परमानेंट होता है। तो टेम्पोररी होता है किसके कारण होता है, तो टेम्पोररी आपका जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसके बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होता है। इसको दूर करना तो बस उबाल दीजिए खत्म हो जाएगा। और जो अस्थायी कठोरता जो परमानेंट होता है वो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट अथवा क्लोराइड लवण से घुले होने के कारण उसको होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, याद रखिएगा, सल्फेट और क्लोराइड अथवा क्लोराइड, इसमें क्या बाइकार्बोनेट है जो आपका अस्थायी है। इसको दूर करना है तो क्या करना है, इसकी विधि को दोस्तों हम लोग बोलते हैं परम्यूटेट विधि कहते हैं हम लोग। इसमें जल में सोडियम कार्बोनेट दोस्तों को मिला करके आप उबाल कर काम करते हैं इस तरह का, तो इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं कि केतली में जो जल उबलने के लिए उसकी जो आंतरिक परत होता है उसमें सफ़ेद रंग की परत जो जमी होती है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की कार्बोनेट दोस्तों होते हैं। जल के शुद्धिकरण के लिए हम लोग ऐसे पढ़े होंगे क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अलावा दोस्तों हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट और जो फिटकिरी होती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको पोटास एलम कहते हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान देना है।
तो आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ पेज और हैं, उसको बताएंगे आगे। अभी कुछ पेज और हैं दोस्तों, 2-3 पेज हैं हमारे पास, और भी बताने एक क्लास और लें, फिर वीडियो आपका लंबा 1.5 घंटा का हो गया है। तो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमारे पास अभी टॉपिक दोस्तों और है, वही टॉपिक बताना है, वो हम आपको अच्छे से बताएंगे। और कोशिश तो करें कम समय में बताएं, क्योंकि आपका पेपर भी है और उतना लंबा वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर केमिस्ट्री से दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपके 5, 6, 7 आते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको PYQ भी कराएंगे। PYQ दोस्तों तभी आपको समझ में आएगा जब दोस्तों आप वीडियो देखे रहिएगा, तो आसानी से आप उस पर क्या कर सकते, तर्क वितर्क कर सकते हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमारा जो थ्योरी है 50% का, वो दोस्तों आपको जब हम बेसिक पढ़ाना सब शुरू करेंगे ना अच्छे से, तो वहाँ पर आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अभी बस हमारे पास समय कम है, तो इसीलिए कम समय में दोस्तों हम तेज़ी से काम कर रहे हैं अपना। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ताकि दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाए और 2025 में तो आपका सिलेक्शन हो जाए। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि 2025 में तो सिलेक्शन आपका हो जाए और आप एक अच्छे स्थान पर दोस्तों पहुँच जाएँ, ताकि आपके माता पिता को भी आप पे गर्व महसूस हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। जो भी समस्या होगा हमें कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।